नमस्कार दोस्तों, एनएलएम एजुकेशन में हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। साथियों, अब नवरात्रि चल रहे हैं, माता रानी की कृपा आप पर बनी रहे। और आज हम किस टॉपिक पर चर्चा करेंगे? अंतर्राष्ट्रीय संबंध और सिद्धांत। आप शुरुआत कर देते हैं। जोश अपने अंदर रखना। मैं बहुत लंबा आपको क्लास लूंगा नहीं, मैं 1.5 से पौने 2 घंटे क्लास लूंगा, लेकिन उसमें आपको मैं सार गर्भित और स्मार्ट रिवीजन से सब कुछ बेसिक बातें बताकर आपका क्वेश्चन और एग्जाम दोनों क्लियर कराना मेरा उद्देश्य है। देखो साथियों, सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है, हमारी क्लास का नाम क्या है? स्मार्ट पावर। स्मार्ट रिवीजन है। तो स्मार्ट पावर शब्द का प्रयोग किसने किया? स्मार्ट पावर होता है सभी क्षेत्रों में जो महाशक्ति बने। इस शब्द का प्रयोग किया था जोसेफ नाई व रॉबर्ट कोहेन ने। अब ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है, जोसेफ नाई व रॉबर्ट कोहेन ने इस शब्द का प्रयोग किया था। ठीक है। और अब कोई पूछे, सॉफ्ट पावर शब्द का प्रयोग भी इन्होंने किया था। सॉफ्ट पावर होता है आर्थिक क्षेत्र में महाशक्ति। ये भी आपको ध्यान रखना है। मैंने 2 क्वेश्चन कराए हैं, अब तीसरा क्वेश्चन भी सुन लेना। आप सुनते जाइएगा। आगे मैं पिटारा जादुई अभी खोलूंगा आपके सामने, वो अद्भुत पिटारा रहेगा, आप टेंशन ना ले आप। लेकिन ये 2 क्वेश्चन तो ध्यान रखें। तीसरा है सुपर पावर। सुपर पावर होता है जो चमत्कारिक शक्ति रहता है, जैसे परमाणु शक्ति संपन्न पहले 2 राष्ट्र, उनके लिए प्रयोग होता है। अमेरिका और सोवियत संघ के लिए प्रयोग होता है सुपर पावर। इस शब्द का प्रयोग किसने किया था? विलियम टी आर फोक्स ने। विलियम टी आर फोक्स ने। फिर एक होता है हाइपर पावर। हाइपर पावर उसको कहते हैं जिसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। जैसे इस समय देखा जाए, मोदी जी हाइपर पावर बने हुए हैं भारत में। ऐसे एक ध्रुवीय विश्व में, एक ध्रुवीय विश्व क्या होता है? जिसमें एक ही महाशक्ति का प्रभाव रहे। तो आज अमेरिका है जो एक ध्रुवीय विश्व में हाइपर पावर है। इसका प्रयोग किया था किम रिचर्ड ने पहली बार। किम रिचर्ड ने। ये किसके लिए प्रयोग होता है? एक ध्रुवीय विश्व में अमेरिका के लिए। अब ये 4-5 शब्दावलियां तो आपको वैसे भी ध्यान रखनी है। ठीक है। अब मैं पिटारा खोल रहा हूं अपना, और आप तैयार हो जाए साथियों। शिवकेश गुर्जर जी गुड मॉर्निंग, और शंभू लाल धाकड़ जी, कविता सिंह जी, नवीन मेघावंशी, बिल्कुल सही है। सभी लोग आप जुड़े हैं। प्रमिला एस महेश्वरी जी, उषा सिंह जी, बिल्कुल वेरी गुड। अब चलते हैं, हम अपने पिटारे पर आते हैं। पिटारे को खोलते हैं, पहले पेज को। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंध। पहले हमें बेसिक ज्ञान करना है, क्योंकि साथियों कई बार बहुत सरल क्वेश्चन आ जाता है, हम उसको गलत कर जाते हैं। क्वेश्चन सब बराबर मार्क्स के होते हैं, कोई टिपिकल नहीं होता। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और एक तरफ अंतर्राष्ट्रीय संबंध। टेंशन मत लेना, ये पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पर भी अवेलेबल करा दूंगा, व्हाट्सएप पर भी अवेलेबल करा दूंगा, आप तनाव नहीं लेंगे। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति बेसिकली क्या है? छोटा होता है, संकीर्ण होता है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध व्यापक है। ये पहली सी बात समझ जाना। इसमें केवल सरकारी संस्थाओं का अध्ययन किया जाता है और स्थिर हितों का अध्ययन किया जाता है, और इसमें अनौपचारिक संबंधों का भी अध्ययन किया जाता है। यानी कि उद्योगपतियों के साथ संबंध, खिलाड़ियों के साथ संबंध, वो सब अंतर्राष्ट्रीय संबंध में रहता है। तो बेसिकली इसमें स्थिर हितों के साथ अस्थिर हितों का भी अध्ययन किया जाता है। इसमें क्या है? केवल शक्ति पक्ष पर बल दिया जाता है। इसमें शक्ति के साथ सहयोग का अध्ययन किया जाता है। इसमें ऐतिहासिक अध्ययन पद्धति का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें प्राथमिक आंकड़े भी संकलन किए जाते हैं। यानी कि कह सकते हैं ये व्यवहारवाद के निकट भी है, और ये परंपरावादी दृष्टिकोण पर आधारित है। ठीक है। तो ज्यादा व्यापक कौन सा है? अंतर्राष्ट्रीय संबंध है, ये ध्यान रखना। और वास्तव में इस अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर अध्ययन कौन करते हैं? अल्फ्रेड चार्ल्स वेबस्टर। अल्फ्रेड महान और चार्ल्स वेबस्टर जैसे विद्वान हैं। और जोसेफ नाई, रॉबर्ट कोहेन किससे जुड़े हुए हैं? ये अंतर्राष्ट्रीय संबंध की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? अंतर्राष्ट्रीय संबंध की। अब इस टाइप से कोई क्वेश्चन आए आपका कथन कारण से संबंधित, भाई अंतर्राष्ट्रीय राजनीति व्यापक है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध, तो क्या बताएंगे? अंतर्राष्ट्रीय संबंध व्यापक है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में केवल सरकारी संस्थाओं का अध्ययन किया जाता है, नेताओं के आपसी संबंधों का अध्ययन किया जाता है, केवल राजनीतिक हितों का अध्ययन किया जाता है, केवल स्थिर हितों का अध्ययन किया जाता है। जबकि अंतर्राष्ट्रीय संबंध में हम राजनीतिक संबंधों के साथ साथ सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, तकनीकी संबंधों का भी अध्ययन करते हैं। इसमें स्थिर हितों के साथ अस्थिर हितों का अध्ययन भी करते हैं। इसमें शक्ति पक्ष पर के साथ साथ सहयोग पक्ष का भी अध्ययन किया जाता है, और साथ में इसमें व्यवहारवादी अध्ययन किया जाता है, यानी कि व्यवहारिक अध्ययन भी किया जाता है। और जितने भी आधुनिक विचारक हैं, रॉबर्ट कोहेन, जोसेफ नाई, निर्णय निर्माण सिद्धांत के, खेल सिद्धांत के, जो भी व्यवहारवादी सिद्धांत हैं, उन सब से संबंधित जो विद्वान हैं वो अंतर्राष्ट्रीय संबंध से जुड़े हुए हैं। तो इससे निष्कर्ष निकलता है
है अंतर्राष्ट्रीय संबंध व्यापक हैं। डॉक्टर एक आदि थे, उन्होंने निष्कर्ष भी निकाला अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की तुलना में अंतर्राष्ट्रीय संबंध व्यापक हैं। अब देखो साथियों, ये निष्कर्ष मैं बता रहा हूं, इसको आप ध्यान में रखना है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन की शुरुआत कब से मानी जाती है कि बेसिकली 1919 की। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की जो संकीर्ण है उसके पहले प्रोफेसर कौन बने थे? वेल्स विश्वविद्यालय में हुई थी शुरुआत। अब कोई पूछेगा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की शुरुआत कब हुई थी? 1919 में वेल्स विश्वविद्यालय में हुई थी। इसके पहले प्रोफेसर कौन बने थे? अल्फ्रेड जिमरन और चार्ल्स वेबस्टर थे। जबकि अंतर्राष्ट्रीय संबंध जो व्यापक है उसकी शुरुआत द्वितीय युद्ध के बाद हुई है, व्यवहारवादी क्रांति के बाद। और अमेरिका का जो शिकागो विश्वविद्यालय है इसमें इसका विशेष रूप से अध्ययन हुआ, लेकिन वास्तविक शुरुआत व्यवहारवादी के आंदोलन से मानी जाती है। बिल्कुल सही है। तो निष्कर्ष क्या निकालेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की तुलना में व्यापक है। अब ये कथन कारण में आए या सिंपल सवाल आए तो ये आपको ध्यान रखना है। हो गया कॉन्सेप्ट क्लियर? नहीं हुआ तो बता देना दोबारा। अब हम चलते हैं इसके सैद्धांतिक भाग, जो अपना सिलेबस है उस पर। वंश चावला जी, ठीक है ना, थोड़ा बड़ा ही है बेटा, इसमें आप टेंशन ना लें। स्क्रीन इससे ज्यादा बड़ा करेंगे तो फिर ये स्क्रीन का साइज तो यही रहता है। आप थोड़ा उसको मोबाइल को बड़ा कर लें तो थोड़ा अच्छा रहेगा, क्योंकि पीपीटी अब भी 41 हैं। अगर इससे ज्यादा करूंगा तो फिर 100 के आसपास बन जाएंगी। तो आज मैं 41 पेज लेके आया हूं ऐसे। अभी दूसरा पेज ही चल रहा है। अब तीसरे पेज पर आते हैं। विश्व राजनीति क्या होती है? विश्व राजनीति कहते हैं, विश्व राजनीति अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की एक ऐसी शाखा है जिसमें महाशक्तियों के प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। महाशक्तियों की संख्या कितनी है, प्रभाव कितने हैं। जैसे एक ध्रुवीय विश्व है, द्विध्रुवीय है, बहुध्रुवीय है। एक ध्रुवीय का मतलब एक महाशक्ति, द्विध्रुवीय का मतलब दो महाशक्तियां अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में है, और बहुध्रुवीय का मतलब अनेक। जैसे सिंपल आप अपने घर को ही देख लो, आपके घर में सिर्फ पापा की चलती है तो एक ध्रुवीय परिवार है आपका, पापा के साथ मम्मी की भी चलती है तो द्विध्रुवीय परिवार है, और आपकी भी चलती है तो बहुध्रुवीय है। अब आपकी जानते हैं आपका घर कैसा है, इसमें मैं क्या बताऊं, मैं तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के बारे में बता रहा हूं, ठीक है ना। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में द्विध्रुवीय विश्व कब हुआ था? शीत युद्ध के बाद। शीत युद्ध के बाद दो महाशक्तियां थी, सोवियत संघ और अमेरिका, दोनों के मध्य शीत युद्ध चला, तो क्या था? द्विध्रुवीय विश्व था, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, लिखा भी है। विश्व राजनीति में इस बात का अध्ययन किया जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति एक ध्रुवीय है, द्विध्रुवीय है, बहुध्रुवीय है। द्वितीय युद्ध से लेकर 1991 तक विश्व समुदाय में दो महाशक्तियों का प्रभाव था और शीत युद्ध प्रचलित था। तो यहां पर क्या था? द्विध्रुवीय विश्व था। क्या था? द्विध्रुवीय विश्व। भाई द्वितीय विश्व से लेकर 1991 तक, जब तक सोवियत संघ का विघटन नहीं हुआ, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति कैसी थी? द्विध्रुवीय थी। शीत युद्ध क्या होता है? वैचारिक द्वंद्व की स्थिति है। शीत युद्ध में दो महाशक्तियां, दो विचारधारा, दो सैनिक संगठनों के मध्य वैचारिक द्वंद्व की स्थिति थी। लेकिन 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद अंतर्राष्ट्रीय राजनीति कैसी होगी? एक ध्रुवीय, क्योंकि अमेरिका के नेतृत्व में ही एक महाशक्ति बची, सोवियत संघ का तो विघटन हो गया था। तो अब कौन कौन कहते हैं कि बेसिकली आज एक ध्रुवीय विश्व है? इसकी घोषणा कब से हुई, इसके बारे में भी चर्चा करते हैं। कहते हैं अमेरिकी राष्ट्रपति जो सीनियर जॉर्ज बुश थे, 1991 में उन्होंने सोवियत संघ के विघटन के बाद नई विश्व व्यवस्था की घोषणा की थी। किसकी घोषणा की थी? नई विश्व व्यवस्था, अंग्रेजी में कहते हैं न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। उसमें कहा था अब अमेरिका दुनिया में पुलिसमैन की भूमिका अदा करेगा और अपना प्रभाव स्थापित करेगा। बेसिकली अमेरिका ने अपना एक ध्रुवीय विश्व का प्रभाव स्थापित करने के लिए दो प्रकार की नीतियां अपनाई थी। पहली नीति तो सैनिक हस्तक्षेप की नीति, जिसे क्या कहते हैं? बेसिकली इसे अपना कह देते हैं डायरेक्ट प्रभाव वाली नीति। दूसरी थी जो प्राधान्य वाली नीति है। पहली तो नई विश्व व्यवस्था के अंदर किसकी बात की? उसने सैनिक हस्तक्षेप की। तो ध्यान रखना, अमेरिका ने अपने प्रभुत्व स्थापित करने के लिए कितनी प्रकार की नीतियां अपनाई थी? दो प्रकार की। पहली तो नई विश्व व्यवस्था की नीति और दूसरी प्राधान्य की नीति। और नई विश्व व्यवस्था की नीति में क्या किया उसने? सैनिक हस्तक्षेप। जैसे 95 में हैती में हस्तक्षेप किया, 1998 में ऑपरेशन इन्फिनिट रीच के अंतर्गत तंजानिया सूडान पर सैनिक हमले किए, फिर 2001 में ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम चलाया और अफगानिस्तान पर कार्रवाई की। ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम चलाया। ये एनसीईआरटी का है, टिपिकल नहीं है। अफगानिस्तान में चलाया था। और 2003 में क्या चलाया था? इराकी फ्रीडम, ऑपरेशन इराकी फ्रीडम, और इराक में हस्तक्षेप किया था।
इसे कहते हैं ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म सेकंड। फर्स्ट तो खाड़ी संकट फर्स्ट वाला है, डेजर्ट स्टॉर्म सेकंड कहते हैं। फर्स्ट कौन सा है? जो एयरलिफ्ट पिक्चर वाला है। तो ये भी ध्यान रखना, ये सारी नई विश्व व्यवस्था की नीति। आपके सामने क्वेश्चन बनेगा, निम्न कार्रवाई भिन्न है। एक तरफ तो क्या आ जाएगा, ये सैनिक कार्रवाइयां, दूसरी तरफ प्राधान्य का एग्जाम्पल आएगा। तो प्राधान्य का मतलब क्या होता है? मनोवैज्ञानिक प्रभाव। तो इससे अलग है, क्योंकि अमेरिका अपने प्रभुत्व को स्थापित करने के लिए दोनों नीतियां अपना रहा है। एक तरफ सैनिक हस्तक्षेप की नीति, तो दूसरी तरफ प्राधान्य की नीति। प्राधान्य क्या होता है? मनोवैज्ञानिक प्रभाव। जैसे अपनी संस्कृति का मीडिया तंत्र के माध्यम से विकास कर रहा है, अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण कर रहा है, सबसे कह रहा है वैश्वीकरण अपनाओ। तो ये बेसिकली ध्यान रखना है, वो प्राधान्य के अंदर आएगा। तो ये आपको ध्यान हो गया। अब दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं कि किसने कहा एक ध्रुवीय विश्व आ गया। दूसरे थिंकर थे जिन्होंने कहा कि एक ध्रुवीय विश्व आ गया, वो था फ्रांसिस फुकुयामा। इन्होंने 1992 में किताब लिखी थी, द एंड ऑफ हिस्ट्री एंड लास्ट मैन। कौन सी किताब लिखी थी? द एंड ऑफ हिस्ट्री ऑफ लास्ट मैन। तो ये किताब इनकी ध्यान रखना है। इसमें ये लिखते हैं कि वास्तव में आज पूंजीवाद की जीत हो गई है, समाजवाद का पतन हो गया है और अमेरिका के नेतृत्व में एक ध्रुवीय विश्व आ गया है। तो दूसरा एक ध्रुवीय विश्व की बात करने वाले विद्वान थे फ्रांसिस फुकुयामा। तो वास्तव में ये आपको ध्यान रखना है कि एक ध्रुवीय विश्व आ गया है, ऐसा किसने कहा? तो एक तो वास्तव में सीनियर जॉर्ज बुश थे, उन्होंने नई विश्व व्यवस्था की घोषणा 91 में की और उन्होंने कहा अमेरिका ही एक ध्रुवीय विश्व है। और दूसरा फ्रांसिस फुकुयामा ने, विद्वान ने कहा था। किसने कहा था? फ्रांसिस फुकुयामा ने। ये हम राजनीति विकास में, तुलनात्मक राजनीति में भी इसका पढ़ते हैं, तो इनकी किताब भी ध्यान रखनी है। अब लेकिन साथियों एक बात और ध्यान रखनी है, अमेरिका के नेतृत्व में आज एक ध्रुवीय विश्व तो आ गया है, लेकिन इसको भी चुनौतियां मिल रही हैं। क्या मिल रही हैं? चुनौतियां। इसके सामने, अमेरिका के सामने भी अनेक आंतरिक चुनौतियां आ रही हैं, बाह्य चुनौतियां आ रही हैं। इसलिए अनेक विद्वान कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति एक ध्रुवीय से बहुध्रुवीय होती जा रही है। हुई नहीं है, होती जा रही है। जैसे आपका घर है, अभी बहुध्रुवीय बना नहीं है। जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आपके पास बहुत सारे पैसे आ जाएंगे और जब पापा जी की बिल्कुल चलना कम हो जाएगी या बराबर आपकी हो जाएगी, तब बहुध्रुवीय। अभी तो मम्मी पापा का या पापा का या मम्मी का प्रभाव बना हुआ है, इसलिए एक ध्रुवीय है। जिस दिन आपका घर में प्रभाव बन जाएगा पूरा, उस दिन बहुध्रुवीय हो जाएगा। लेकिन अभी तो बस गमन हो रहा है। आप जैसे जैसे बड़े हो रहे हैं तो मम्मी पापा आपकी बात मानना शुरू कर दिया, क्योंकि अभी आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो ये ध्यान रखना है कि अमेरिका के सामने आज चुनौतियां भी आ रही हैं। इसलिए कई लोग क्या कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति एक ध्रुवीय से बहुध्रुवीय आ रही है। तो ये बात मैंने लिखी है। कौन कौन से विद्वान ऐसा कहते हैं, इसलिए विभिन्न विद्वान क्या कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति एक ध्रुवीय से बहुध्रुवीय होती जा रही है। जैसे किस किसने कहा? सबसे पहले वालस्टीन थिंकर आता है। ध्यान से सुनना है, आनंद मंगल होकर सुनना है। गुड मॉर्निंग सबको। फिरोज आलम जी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कार्तिक भारत मालव जी गुड मॉर्निंग। गिरीश भारद्वाज जी को गुड मॉर्निंग। सानू मीना जी को, वसी खान जी को, सबको मेरा गुड इवनिंग है। लेकिन साथियों जोश लाओ, ऊर्जा लाओ, मात्र 15 दिन है। इसमें जितना ज्यादा जोश रहेगा ना आपके अंदर, सुबह अपना योगा करो या कुछ भी करो, योग करो, मेडिटेशन करो 5 मिनट, और जब भी टेंशन होने लग जाए बस 5 मिनट अपनी माता रानी को ध्यान रख लो, टेंशन गायब, और दोबारा शुरू हो जाओ। और 2 मिनट ही करना है, आपको पूजा पाठ करने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सा 2 मिनट के लिए ध्यान लगाना है। अब चलते हैं आगे। पहले वालस्टीन थिंकर है। वालस्टीन वही हैं जिन्होंने अर्ध परिधि की बात भी की थी, विश्व व्यवस्था सिद्धांत भी दिया था। वालस्टीन एक किताब लिखते हैं, डिक्लाइन ऑफ अमेरिकन पावर। ध्यान रखना, अब आपसे पूछेगा डिक्लाइन ऑफ अमेरिकन पावर किताब किसकी है? वालस्टीन की है। इमैनुअल वालस्टीन की है, जिन्होंने बेसिकली अर्थव्यवस्था की, अर्ध परिधि की बात की थी, विश्व व्यवस्था सिद्धांत भी दिया था। हम केंद्र परिधि मॉडल में पढ़ते हैं। इन्होंने कहा कि आज अमेरिका महाशक्ति के रूप में पतन हो रहा है, क्योंकि अमेरिका को आंतरिक क्षेत्र में अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय राजनीति एक ध्रुवीय से बहुध्रुवीय होती जा रही है। दूसरे थिंकर हैं जो कहते हैं अमेरिका को चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति एक ध्रुवीय से बहुध्रुवीय हो रही है। दूसरे थिंकर कौन से हैं? फरीद जकारिया। पहले मैंने बताया वालस्टीन कहते हैं, दूसरे फरीद जकारिया। इन्होंने किताब लिखी थी द पोस्ट अमेरिकन वर्ल्ड। कौन सी किताब लिखी थी? द पोस्ट अमेरिकन वर्ल्ड। तो बेसिकली इसमें ये लिखते हैं आज अमेरिका की जो युवा पीढ़ी है वो नशाखोरी का शिकार हो रही है। देखो साथियों, जिसका युवा खत्म हो जाए ना देश का, समझो उसका भविष्य अंधकार में है। जैसे मैं अपनी ऊर्जा कितने दिन और पढ़ा सकता हूं आपको? 10 साल, 15 साल, 20 साल बस, लेकिन आप 70 साल तक पढ़ा सकते हैं। इसलिए आपका मजबूत होना ही भारत के लिए महाशक्ति बनना है। मेरे मजबूत होने से काम नहीं चल सकता। अब यहां पर वो कहते हैं फरीद जकारिया, अमेरिका की तो युवा पीढ़ी नशाखोरी का शिकार हो रही है, इसलिए भविष्य अंधकार में है।
फिर कहते हैं अर्थव्यवस्था पे भारी लोगों का नियंत्रण बढ़ रहा है। दूसरी तरफ कहते हैं भारत चीन जैसे राष्ट्र महाशक्ति की ओर उभर रहे हैं, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय राजनीति एक ध्रुवीय से बहुध्रुवीय होती जा रही है। हो नहीं गई है, होती जा रही है। ये ध्यान रखना है, ये शब्दों का ध्यान रखना है। हो नहीं गई है, होती जा रही है। तो ये आपको पता रहना चाहिए। ठीक है, भगत राम जी, शंकर डून जी, बिल्कुल सभी का, अनीता मिठरवाल जी, सबको गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, सबको गुड मॉर्निंग है मेरा साथियों। आप बस इसको ध्यान पूर्वक सुने और अपना काम करते जाएं। अगला ध्यान रखते हैं कौन सा थिंकर है, बाचा। बाचा थिंकर है। बाचा तुलनात्मक राजनीति अल्प विकास पर बहुत अधिक अध्ययन करते हैं। तो हमारी जो किताब आती है तुलनात्मक राजनीति की, बेसिकली CB गेना सर की, उसमें बाचा का ही कहते हैं, बाचा की पुस्तक का हिंदी अनुवाद मात्र है। तो जो भी है, इनके अनुसार आज अमेरिका का पतन हो रहा है, जबकि ब्रिक राष्ट्र कौन से हैं? ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, तो ये बेसिकली महाशक्ति के रूप में उभर रहे हैं। अतः अंतरराष्ट्रीय राजनीति एक ध्रुवीय से बहुध्रुवीय होती जा रही है। अब बाचा ने किसको कहा महाशक्ति के रूप में उभर रहे हैं? ब्रिक्स राष्ट्र को। अब ब्रिक राष्ट्र का ध्यान रखना है, 2006 में बना, तो बेसिकली ब्रिक राष्ट्र में कौन कौन है? ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना। उसके बाद इरेंडन है। इरेंडन कहते हैं अमेरिका का पतन हो रहा है, जबकि इब्सा राष्ट्र, इब्सा में कौन है? इंडिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका, महाशक्ति के रूप में उभर रहे हैं। यानी कि ये भी कहते हैं अंतरराष्ट्रीय राजनीति एक ध्रुवीय से बहुध्रुवीय होती जा रही है। अब एक पांचवा थिंकर और मैं बता रहा हूं, जिसका नाम है ब्रेजिनस्की। ये क्या कहते हैं? ये थोड़ा सा हटकर देते हैं डिसीजन। ब्रेजिनस्की, ध्यान से सुनो कैसे लिखना है, ठीक है ना। देखो ब्रेजिनस्की कहते हैं अमेरिका का प्रभुत्व तो बना रहेगा, लेकिन भारत चीन जैसे राष्ट्र महाशक्ति के रूप में उभर जाएंगे। यानी कि इनका कहना है एक ध्रुवीय प्रभुत्व वाला बहुध्रुवीय आएगा। जैसे सिंपल सा उदाहरण देता हूं, जैसे कुछ बच्चे कहते हैं, लड़का कहते हैं बेसिकली कि भाई ठीक है, नई महाशक्ति तो आएगी मेरी शादी के बाद, लेकिन मेरी माँ का प्रभाव भी बना रहेगा। हम भाइयों की नई महाशक्तियां आ जाएंगी, लेकिन माता जी का प्रभाव भी बना रहेगा। तो वो क्या हो जाएगा? एक ध्रुवीय प्रभुत्व वाला बहुध्रुवीय। आ गया समझ कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना। राम राम जी, सबको राम राम। तो ये ध्यान रखना, ब्रेजिनस्की क्या कहता है? अंतरराष्ट्रीय राजनीति कैसी होगी? एक ध्रुवीय प्रभुत्व वाली बहुध्रुवीय। तो मैंने कहा ना, शादी के बाद लड़का क्या कहता है? ठीक है, मेरी पत्नी के प्रभाव में, हमारे भाइयों की पत्नी के प्रभाव में वृद्धि होगी, लेकिन हमारे माता के प्रभाव में कमी नहीं आएगी। तो वो कैसा परिवार होगा? एक ध्रुवीय प्रभुत्व वाला बहुध्रुवीय होगा। आ गया समझ। अब आगे चलते हैं। शशिकांत जी, गुड मॉर्निंग सर जी, सबको गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सबको है। बस साथियों, लेकिन आप शेयर वगैरह करते रहो और साथ में सुनते रहना ढंग से। ये PPT आपको अवेलेबल करा दूंगा टेलीग्राम पर भी और व्हाट्सएप पर भी, जैसे आप चाहेंगे वैसे। टेलीग्राम पे तो लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, वहां पे तो 100% रहेगी। व्हाट्सएप भी कर देना, व्हाट्सएप पे थोड़ा हो सकता है 2-4 घंटे समय लगे, लेकिन टेलीग्राम पे मैं तुरंत डाल दूंगा। अब हम चलते हैं अपने मेन टॉपिक पर। ये जो मैंने बताया था, ये तो GS का विषय था, अब तक आपको खाली तरोताजा करने के लिए बताया था। अब हमारा PG का पहला टॉपिक आता है सिलेबस का, नेट में भी है और फर्स्ट ग्रेड में भी है, और RS की तैयारी करते हैं चाहे IAS की तैयारी करते हैं, जब तक जिसको ये सारी चीजों का ज्ञान नहीं होता कोई तैयारी नहीं कर पाता, वास्तव में अंतरराष्ट्रीय संबंध के बारे में नॉलेज नहीं प्राप्त कर पाता। पहला हमारा टॉपिक भी है अंतरराष्ट्रीय राजनीति के सिद्धांत। क्या टॉपिक है? अंतरराष्ट्रीय राजनीति के सिद्धांत। अब इसको ध्यान से सुनना इस टेबल को मेरे साथियों, ठीक है ना। देखो क्या कहते हैं, ये बेसिकली कहते हैं अंतरराष्ट्रीय राजनीति में सभी राष्ट्र राष्ट्रीय हितों की पूर्ति के लिए भाग लेते हैं। कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति में राष्ट्र भाग क्यों लेते हैं? राष्ट्रीय हितों की पूर्ति के लिए। अंतरराष्ट्रीय राजनीति में सभी राष्ट्र क्यों भाग लेते हैं? सभी राष्ट्र राष्ट्रीय हितों की पूर्ति के लिए भाग लेते हैं। अब सब लोग राष्ट्रीय हित की पूर्ति के लिए भाग लेंगे तो विवाद होंगे। क्या होंगे? विवाद। अब इस विवाद के बारे में क्या कहते हैं? एक बर्टन जूनेल थिंकर थे, मैं पेन बदल के लिख देता हूं। कौन थे? बर्टन जूनेल। वो कहते हैं विवाद अंतरराष्ट्रीय राजनीति का मूल तथ्य है। विवाद अंतरराष्ट्रीय राजनीति का मूल तथ्य। ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, किसने कहा विवाद अंतरराष्ट्रीय राजनीति का मूल तथ्य? ये बर्टन जूनेल ने कहा था। ठीक है, ये ध्यान रख लेना साथियों, ये क्वेश्चन आता है बर्टन जूनेल वाला, ये VMP क्वेश्चन है, ये आप ध्यान रखेंगे कि किसने कहा विवाद अंतरराष्ट्रीय राजनीति का मूल तथ्य है। ये कहा था बर्टन जूनेल ने।
ठीक है ना, क्योंकि सब लोग अगर राष्ट्रीय हित की प्राप्ति के लिए भाग लेंगे तो विवाद होना स्वाभाविक है। इसलिए बर्टन जनरल कह भी देता है विवाद अंतरराष्ट्रीय राजनीति का मूल तथ्य है। अब आगे चलते हैं, ध्यान पूर्वक सुनना, आप लिखने पे मत रहना, मैं पीपीटी अवेलेबल करा दूंगा, आप सुनने पर ध्यान रखना, अपनी आंखें ध्यान रखना, अगर देख नहीं पाते तो भी ज्यादा दिक्कत नहीं है, लेकिन कानों को मजबूत करना है। देखो साथियों, विवाद दो प्रकार के होते हैं, ये विद्वान कहते हैं अंतरराष्ट्रीय राजनीति के विवाद दो प्रकार के होते हैं। पहले कहते हैं सतही प्रकृति के विवाद होते हैं। भाई अंतरराष्ट्रीय राजनीति में राष्ट्रों के मध्य कोई विवाद होता है वो सामान्य होते हैं, जिन्हें वार्ता सहयोग द्वारा हल किया जा सकता है। जैसे भाई भाई के बीच में झगड़ा हो जाए, बहन भाई के बीच में हो जाए, दो बहनों के बीच में विवाद हो जाए तो उसे हल कर लेते हैं, ज्यादा बड़ा विवाद नहीं होता, वार्ता द्वारा सहयोग द्वारा हल हो भी जाता है। तो ये कहते हैं ये विवाद सामान्य प्रकृति के हैं, सतही प्रकृति के, जिन्हें वार्ता सहयोग द्वारा हल कर लिया जाएगा। जो ये मानते हैं कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति में विवाद सतही प्रकृति के होते हैं, वार्ता सहयोग द्वारा हल कर लिए जाते हैं, वो प्रस्तुत करते हैं आदर्शवादी सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत देते हैं? आदर्शवादी सिद्धांत। आ गया समझ? अब कोई पूछे आदर्शवादी सिद्धांत के बारे में एक लाइन बता दो, तो इतना बताना है आपको, आदर्शवादी सिद्धांत के अनुसार अंतरराष्ट्रीय राजनीति में विवाद जो होते हैं वो सामान्य प्रकृति के होते हैं, जिसे वार्ता सहयोग द्वारा हल किया जा सकता है। जैसे भाई बहन के बीच में विवाद हो जाए या भाई भाई के बीच में विवाद हो जाए तो उसे हल कर लिया जाता है। लेकिन दूसरी तरफ जो कहते हैं, कुछ विद्वान कहते हैं नहीं, अंतरराष्ट्रीय राजनीति में जो विवाद होते हैं वो कठोर प्रकृति के होते हैं। कैसे होते हैं? कठोर। वो शक्ति के माध्यम से हल किए जा सकते हैं, यानी कि सास बहू वाले होते हैं। ठीक है ना? तो वो देते कौन सा सिद्धांत देते हैं? यथार्थवादी सिद्धांत। तो इतनी बात समझ आ गई साथियों? ठीक है ना, कि जो कहते हैं विवाद सतही प्रकृति के हैं, सामान्य प्रकृति के हैं, वार्ता सहयोग द्वारा हल किए जा सकते हैं, वो आदर्शवादी सिद्धांत देते हैं। जो कहते हैं नहीं, अंतरराष्ट्रीय राजनीति में राष्ट्रों के मध्य विवाद कठोर प्रकृति के होते हैं, उन्हें केवल शक्ति संघर्ष के माध्यम से हल किया जा सकता है, यथार्थवादी सिद्धांत प्रस्तुत करते हैं। अब आपसे कोई पूछे यथार्थवादी सिद्धांत के बारे में एक लाइन बताओ, तो बस इतना बता देना कि इनके अनुसार अंतरराष्ट्रीय राजनीति में जो राष्ट्रों के मध्य विवाद होते हैं वो कठोर प्रकृति के होते हैं, उन्हें शक्ति संघर्ष द्वारा हल किया जा सकता है। जैसे कि सास बहू वाला संघर्ष, देखो वही वाली बात करते हैं। तो समझ लेना कि जो ज्यादा चैनल देखते हैं सास बहू का संघर्ष, ये संघर्ष, तो समझो वो यथार्थवादी भी है। क्या है? यथार्थवादी। और जो सहयोग की बातें देखता है, गले मिलना देखता है, सुदामा का कृष्ण जी की जोड़ी देखता है, वो कैसा है? आदर्शवादी है। तो आपको पता लग जाएगा कैसा विद्वान कौन कैसा है, आप भी जानते हैं। अब आगे चलते हैं, अब चलते हैं हम आदर्शवादी सिद्धांत पर पढ़ते हैं। देखो साथियों, थोड़ा सा मन और खुशी रहनी चाहिए चेहरे पर। मैं बार बार कहता हूं आपसे कि हमेशा खुश रहो, मस्त रहो, तनाव रहित रहो। टेंशन तो लेना नहीं चाहिए और टेंशन शब्द का भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। मस्त रहना चाहिए, आनंद मंगल होकर काम करना, आपकी सफलता सुनिश्चित है। आदर्शवादी सिद्धांत। अब मैं आदर्शवादी सिद्धांत के बारे में आपसे एक लाइन पूछ रहा हूं जो मैंने पहले लिख रखी है। इस सिद्धांत के अनुसार अंतरराष्ट्रीय राजनीति में जो विवाद होते हैं वो सतही सामान्य प्रकृति के होते हैं, जिन्हें वार्ता सहयोग द्वारा हल किया जा सकता है। अब ये लाइन तो मैंने आपको भी समझाई दी, तो ये लाइन तो आपको वैसे पता है। अब इसकी मूल मान्यताएं क्या है वो देखते हैं। पहला, ये अंतर्राष्ट्रीय शांति व सहयोग को बढ़ावा देते हैं। दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय कानून व अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का समर्थन करते हैं। वेरी गुड। तीसरा, युद्ध के उन्मूलन का समर्थन करते हैं। चौथा, मूल्य नैतिकता पर बल देते हैं। पांचवा, शिक्षा को बढ़ावा देते हैं। देखो प्लेटो ने भी कहा था शिक्षा मानसिक रोग का मानसिक उपचार है, क्योंकि शिक्षा ही नैतिकता लाती है। हम लोग पढ़ रहे हैं तो हमारे अंदर नैतिकता है, और हम कभी लड़ने की बात नहीं करेंगे। हम पढ़ रहे हैं तो पढ़ाई, शिक्षा एक ऐसी चीज है आदमी को सद्गुणी बना देती है। जितना पढ़ा विद्वान होगा वो शांत प्रकृति का होगा। तो शिक्षा को बढ़ावा देने की बात करते हैं। राष्ट्रों के मध्य सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सहयोग व अंतर्निर्भरता बढ़ाने की बात करते हैं। विश्व सरकार का समर्थन करते हैं। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भी विद्वान विश्व सरकार की बात करते हैं सब आदर्शवादी हैं, ये बात आप समझ लेना। तो वास्तव में विश्व सरकार का समर्थन करने वाले सभी विद्वान कैसे विद्वान हैं? आदर्शवादी विद्वान हैं। फिर विश्व बंधुत्व की बात करते हैं जो, ठीक है ना, तो वास्तव में कहते हैं मानववाद की बात करते हैं, वो भी क्या है? आदर्शवादी विद्वान है। तो इसकी मूल मान्यताएं आपको समझ आ गई होंगी। अब इसके सामान्य समर्थक कौन कौन से हैं देखो। आदर्शवादी सिद्धांत के समर्थक, पहला समर्थक है कांट, फिर ग्रीन, फिर वुड्रो विल्सन, फिर आर्थर मूरे, हचेसन, डेविड हेल्ड, लुई सी बोन व क्लार्कसन, रविंद्रनाथ टैगोर, अरविंद घोष, नेहरू भी आप लिख सकते हैं, महात्मा गांधी भी लिख सकते हैं। जो भी विश्व बंधुत्व की बात करे, विश्व सरकार की बात करे, सब आप इसमें डाल सकते हैं।
ओके, अब समझ आ गया आप सभी को कि समर्थक आपको रटने नहीं है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट से समझने, आपको समझ आ जाएगा। अब साथियों हुआ क्या, आदर्शवादी सिद्धांत तो सिंपल था, द्वितीयक आंकड़ों की बात करने वाला था, लेकिन जैसे व्यवहारवादी क्रांति आई तो वास्तव में इस पर भी प्रभाव पड़ा। किसका? व्यवहारवादी क्रांति का। व्यवहारवादी क्रांति द्वितीय युद्ध के बाद आई थी। अब व्यवहारवादी क्रांति आई तो व्यवहारवादी इसकी आलोचना करने लगे कि ये तो चिंतन मनन का कार्य करता है और कोई अध्ययन तो करता ही नहीं है। तो अब आदर्शवादियों ने अध्ययन करना शुरू कर दिया। तो व्यवहारवाद के फलस्वरूप आदर्शवादी सिद्धांत की दो नई शाखाओं का उद्भव हुआ। कौन कौन सी दो नई शाखाओं का उद्भव हुआ, तो वो आपको ध्यान रखना है। पहली शाखा थी शांति अनुसंधान दृष्टिकोण। कौन सी थी? शांति अनुसंधान दृष्टिकोण। मैं समझा देता हूं, अभी मैं फिर पढ़ के भी बता दूंगा। दूसरी शाखा थी विश्व व्यवस्था दृष्टिकोण। कौन सी थी? विश्व व्यवस्था दृष्टिकोण। ध्यानपूर्वक सुनिएगा बस। व्यवहारवादी क्रांति के फलस्वरूप आदर्शवादी सिद्धांत की कितनी नई शाखाओं को उद्भव हुआ? दो। सबको समझ आ गया? पहली शाखा कौन सी है? मन ही मन बोलो मेरे साथ, शांति अनुसंधान दृष्टिकोण। और दूसरी विश्व व्यवस्था दृष्टिकोण। शांति अनुसंधान दृष्टिकोण क्या कहता है? यह कहता है हमें सहयोग संबंधी तथ्यों का संकलन करना चाहिए। क्या करना चाहिए? सहयोग संबंधी तथ्यों का संकलन करना चाहिए। ठीक है ना? तथ्यों का संकलन करना चाहिए, ये कहता है। यानी कि वार्ता समिति का गठन करना चाहिए, टास्क फोर्स कहते हैं। अनेक राष्ट्रों में हमेशा वार्ता समिति का भी गठन होता है। वास्तव में देखा जाए, दो राष्ट्र का कोई नेता आता है तो कहते हैं वार्ता समिति गठित कर देते हैं, टास्क फोर्स। उसका उद्देश्य रहता है भाई सहयोग के क्षेत्र क्या क्या हैं, हम ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग कर सकते हैं या अंतरिक्ष में कर सकते हैं या किसी रक्षा के क्षेत्र में कर सकते हैं, तो उनकी तलाश करना रहता है। तो वही काम रहता है शांति अनुसंधान दृष्टिकोण का। ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, दो राष्ट्रों के मध्य वार्ता समिति का गठन किया गया, ये किस शाखा से जुड़ा हुआ है? तो शांति अनुसंधान दृष्टिकोण से जुड़ा हुआ है। आप मैगजीन में देखें, पेपर में देखें, जब जब वार्ता समिति का नाम आए तो सीधा सा मतलब है शांति अनुसंधान दृष्टिकोण का क्रियान्वयन। अब दूसरा है विश्व व्यवस्था दृष्टिकोण। विश्व व्यवस्था दृष्टिकोण कहता है कि हमें सहयोग संबंधी तथ्यों का संकलन ही नहीं करना चाहिए, क्रियान्वयन भी करना चाहिए। तो यह कहता है सहयोग संबंधी तथ्यों के संकलन के साथ साथ क्रियान्वयन भी। तथ्यों के संकलन के साथ साथ क्या करना चाहिए? उनका क्रियान्वयन भी। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब मैं इनका थोड़ा विस्तार से बता रहा हूं पीपीटी के माध्यम से, बेसिक आपको क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है मेरे साथियों? सुजीत पांडे जी, प्लीज सर पीडीएफ फाइल अपलोड करें। अपलोड बेटा बिल्कुल करेंगे, आप टेंशन ना लो, इसमें आप तनाव ना लो, अपलोड ही रहेगी। आप बस ध्यान से सुन लें। ये आपको मैंने कहा ना, मैंने व्हाट्सअप नंबर भी दे रखे हैं, आप वहां से पूछ सकते हैं। ज्यादा दिक्कत आती थी, लो मेरे व्हाट्सअप नंबर ले लो, आप इस पे सेंड कर देना। मैंने टेलीग्राम पे तो भेज ही दूंगा, इस पे भी मना नहीं कर रहा, आपको इस पे भी मिल जाएगी। लेकिन आप इन बातों पे ध्यान न दो। आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास, हमें पढ़ने पर ध्यान देना है, समझने पर। पीडीएफ तो आपको 101% जैसे भी माध्यम से आप तक पहुंच जाएगी, लेकिन इस समय सुबह सुबह का समय है, आप याद करने पर साथियों ध्यान दो। ठीक है? अब अगला चलते हैं, देखते हैं। अब पहले पढ़ते हैं शांति अनुसंधान दृष्टिकोण। मैंने बता दिया व्यवहारवादी क्रांति। शांति अनुसंधान दृष्टिकोण क्या करता है? आदर्शवादी सिद्धांत की शाखा राष्ट्रों के मध्य सहयोग संबंधी तथ्यों के संकलन पर बल देती है। राष्ट्रों के मध्य जो वार्ता समिति होती है वो गठन किया जाता है, उसका प्रमुख उद्देश्य यही रहता है, सहयोग संबंधी तथ्यों का संकलन करना। सरल शब्दों में कहें तो सहयोग के क्षेत्रों की पहचान करना। तो ये इसका मेन उद्देश्य है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है? अब आगे चलते हैं, अब इसके समर्थक देखते हैं। शांति अनुसंधान दृष्टिकोण के समर्थक कौन से हैं? अब ये याद करने हैं आपको, ये थोड़ा सा मेमोरी में रखना है। देखो इसमें कौन कौन से हैं? केनेथ बोल्डिंग, क्या नाम है? केनेथ बोल्डिंग, बोलते चलो मेरे साथ। कोंडरसैट, क्या नाम है? कोंडरसैट। कोंडरसैट शिक्षा पद्धति पर भी ज्यादा ध्यान देता है, प्लेटो की तरह। प्लेटो ने कहा था ना शिक्षा मानसिक रोग का मानसिक उपचार है, तो कोंडरसैट भी कहता है शिक्षा को बढ़ावा दो अंतरराष्ट्रीय राजनीति में, तो ये काम होगा। तीसरा है वाल्टर इसार्ट, चौथा है जोहान गाल्टुंग, पांचवा है जेने बेरेक्लाफ। तो शांति अनुसंधान दृष्टिकोण के 5 समर्थक ये वीएमपी हैं, और ये पांचों आपको याद करने हैं। मैं एक बार फिर बोल देता हूं, केनेथ बोल्डिंग, कोंडरसैट, वाल्टर इसार्ट, जोहान गाल्टुंग और जेने बेरेक्लाफ। अब इसमें कुछ नोट दे रखा है, नोट में कुछ नहीं है। एक तो कोंडरसैट की पुस्तक है, ठीक है ना, ये तो मैंने बता दिया। कोंडरसैट किस पर बल देता है? शिक्षा पर। दूसरा नोट देखो, इसकी पुस्तक का नाम कोंडरसैट की,
कॉन्डरसेट की पुस्तक का नाम है स्केच फॉर हिस्टोरिकल पिक्चर प्रोग्रेस ऑफ द ह्यूमन माइंड। तो आप ह्यूमन माइंड ध्यान रख लो, बस ह्यूमन माइंड स्केच फॉर। तो ये किताब किसकी है? कॉन्डरसेट की है। ठीक है, आ गया समझ? किसकी किताब है? कॉन्डरसेट की। कब की है? 5 कम 1800 की है। मैं यूपी की भाषा में बोल रहा हूं, 1800 कम 5, 5 कम 1800 यानी कि 1795 की है। फिर जेने ब्रेकलाफ ने क्या किया था? 1955 में इसका पुस्तक का पुनः अनुवाद किया था, संपादन किया था। किसने किया था? जेने ब्रेकलाफ ने। अब ये दो बातें भी आपसे पूछी जा सकती हैं अगर आप ऐसे क्वेश्चनों को हल कर दिया आईआर के, क्योंकि ये पीजी लेवल का है साथियों, इसलिए आपको ये पढ़ना पड़ेगा। आप नेट में तो वैसे पीजी लेवल का होता है, लेकिन फर्स्ट ग्रेड वाला जो आरपीएससी का सिलेबस है उसमें भी ये टॉपिक पीजी में दे रखे हैं। पीजी का मतलब ये खाने वाला पीजी नहीं है, पॉलिटिकल साइंस से पीजी वाला है, एमए वाला है, ये ध्यान रखना है। अब अगला ध्यान रखते हैं, तीसरा जो है अगला दृष्टिकोण कौन सा है? विश्व व्यवस्था दृष्टिकोण। विश्व व्यवस्था दृष्टिकोण क्या कहता है? हमें सहयोग संबंधी तथ्यों के संकलन के साथ साथ उनका क्रियान्वयन भी करना चाहिए। देखो, इस शाखा के अनुसार हमें राष्ट्रों के सहयोग संबंधी तथ्यों के संकलन के साथ साथ उनका क्रियान्वयन भी करना चाहिए। क्या करना चाहिए? क्रियान्वयन। तो ये क्रियान्वयन समिति की बात करते हैं। अब टास्क फोर्स की बात कौन करते हैं? शांति अनुसंधान दृष्टिकोण वाले। क्रियान्वयन समिति की बात कौन करते हैं? विश्व व्यवस्था दृष्टिकोण वाले। इसके समर्थक कौन है? फाग तथा मेंडलोविच। बस हो गया। अब आदर्शवादी सिद्धांत की आलोचना कौन करते हैं? आदर्शवादी सिद्धांत की आलोचना करेंगे यथार्थवादी। ठीक है ना? अब वो आलोचना भी देखते हैं कौन कौन करते हैं आदर्शवादी सिद्धांत की। चलो अब आलोचना, ये समझ आ गया ना समर्थक कौन है? फाग तथा मेंडलोविच। अब चलते हैं आलोचना। किसकी आलोचना? आदर्शवादी सिद्धांत की। तो ध्यान से, अरे बेटा टेस्ट की पीडीएफ अब मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया है उस पर सेंड कर दो, मैंने टेलीग्राम पे डाल दिया है, और मैंने रात को भी 20 बच्चों को सेंड की होगी कम से कम, लेकिन आपका मैसेज ही नहीं आ रहा, तो मैं क्या करूं? अब मुझे नहीं मालूम ना आपका नंबर कौन सा है, आप मुझे, मैंने अभी व्हाट्सएप नंबर लिखा है उस पर आप सेंड कर दो, मैं टेस्ट की भी भेज दूंगा, ये भी भेज दूंगा। आप तनाव ना लो, मैंने कहा ना, आप इन छोटी बातों पर तनाव ना लो, आप को मिल जाएगी। अब ये हो सकता है कि मैं दिन भर, मैं भी तो क्लास लेता हूं, कोई मेरे पास आ भी जाता है तो घंटा 2 घंटा लेट, लेकिन रात में मैंने कम से कम 20-25 बच्चों को भेजा है, टेस्ट भी और साथ में पुराने नोट्स भी, तो आप बस उसको भेजते रहे। अगर एक बार में नहीं आता तो 1 घंटे बाद दोबारा मैसेज कर दें, ये रहता है। अब मैं आपकी क्लास में हूं, इस समय भेजोगे तो इस समय तो कौन देख रहा होगा? ठीक है ना, ये बात तो ध्यान रखनी है। अभी 10 बजे भेज देना, जितना भी क्लास खत्म होते मैं 10 बजे तत्काल कार्रवाई, तो वो नंबर ध्यान रखना पीछे स्क्रीन से लेकर। ठीक है, अब चलो, आदर्शवादी सिद्धांत की आलोचना कौन करते हैं? यथार्थवादी। कौन कौन से यथार्थवादी आलोचना करते हैं? देखो, पहला EH कार। EH कार का नाम सुना है ना, यथार्थवादी थे। इन्होंने किताब लिखी थी 20 ईयर क्राइसिस, जिसमें बेसिकली इन्होंने 2 विश्व युद्धों के मध्य की कहानी, यानी कि प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध के मध्य की कहानी लिखाई थी, और कहता है कि ये जो कहानी है इसमें भी संघर्ष बना रहा था। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? 19 में खत्म हुआ था, 14 से, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर 39 में शुरू हुआ था, यानी कि 19 से 39 का जो काल है 20 साल का, इसमें भी कहता है कहीं शांति नहीं देखेगी। इससे पता चलता है आदर्शवादी सिद्धांत का कोई महत्व नहीं है। तो ये आदर्शवादी सिद्धांत कहता है खोखलापन है। तो किसने कहा था आदर्शवादी सिद्धांत खोखलापन पर आधारित है? ये कहा था EH कार ने। तो कहते भी हैं द्वितीय विश्व युद्ध के मध्य जो 20 साल थे वो इस बात को स्पष्ट करते हैं कि आदर्शवादी सिद्धांत का कोई महत्व नहीं है, क्योंकि इस काल में भी शांति नहीं बनी रही, संघर्ष बना रहा। तो EH कार यथार्थवादी हैं, इनकी किताब 20 ईयर क्राइसिस है, और ये कहते हैं आदर्शवादी सिद्धांत में खोखलापन देखने को मिलता है। अब दूसरा ध्यान रखना है, दूसरा है थिंकर अर्नोल्ड बुल्फर्स। कौन से हैं जो आदर्शवादी सिद्धांत की आलोचना करते हैं? पहले तो EH कार थे, दूसरे थे अर्नोल्ड बुल्फर्स। ये किताब लिखते हैं स्टेटमैनशिप एंड मोरल चॉइस 1949 में। कौन सी किताब है इनकी? स्टेटमैनशिप एंड मोरल चॉइस। इसमें लिखते हैं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में आदर्शवादी सिद्धांत का कोई महत्व नहीं है, राष्ट्र के नेताओं को राष्ट्र हितों की प्राप्ति पर ध्यान देना चाहिए, नैतिकता वैतिकता कुछ नहीं रहती है। ठीक है ना, तो ये भी ध्यान में रखना है। तो इतना आप ध्यान रखेंगे तो आपका काम बन जाएगा। ठीक है साथियों, किताब भी ध्यान रखना अर्नोल्ड बुल्फर्स की। कौन सी है? मन ही मन बोलो आप,
मन मन बोलते रहो स्टेटमैनशिप एंड मोरल चॉइस, कुछ भी टिपिकल नहीं होता। आप लोग बड़े दिमागधारी हैं, बस 2 मिनट आप मेडिटेशन कर लेना, योग कर लेना, भगवान का नाम ध्यान रख लेना, किसी देवी देवता का नहीं तो मम्मी पापा का नाम ले लेना, आपको याद हो जाएंगे। लेकिन हम लोग पहले से सोचते हैं याद ही नहीं होगा, फिर याद कहां से होगा, पहले ही हार मान ली। महाराणा प्रताप मान लेते हार अगर अकबर से, तो बस उनका नाम हो गया था इतिहास में। इतिहास में नाम तभी होता है जब हम पहले सकारात्मक सोचते हैं, बी पॉजिटिव। आगे चलिए, अब चलते हैं यथार्थवादी सिद्धांत पर। आ जाइए साथियों यथार्थवादी सिद्धांत पर। विजय कुमार जी, गुड मॉर्निंग सर जी। हाँ विजय कुमार जी, आप रेगुलर स्टूडेंट हैं, बहुत बहुत आभार आपका। चलिए यथार्थवादी सिद्धांत देखते हैं। अब यथार्थवादी सिद्धांत के बारे में जो 2 लाइन मैंने अभी समझाई है पहले उस पर ध्यान देते हैं। इस यथार्थवादी सिद्धांत के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जो राष्ट्रों के मध्य विवाद होते हैं वो कठोर प्रकृति के होते हैं, गहरे होते हैं, जिन्हें शक्ति या शक्ति संघर्ष के माध्यम से हल किया जा सकता है। यानी कि यथार्थवादी सिद्धांत शक्ति और शक्ति संघर्ष की बात करता है। ये बात आपको समझ आ जानी चाहिए, ठीक है, ये बात मैंने लिख भी दी है। अब इस सिद्धांत की प्रमुख मान्यताएं क्या हैं वो भी ध्यान रखना है, किसकी, यथार्थवादी सिद्धांत की। चलो देखते हैं इसकी मान्यताएं। पहली मान्यता क्या है, ध्यान से सुनना है मेरे दोस्तों, लक्ष्मीकांत प्रजापत जी, ठीक है ना। चलो आप करते रहो शेयर, तो ये आपका काम है बेटा, ये मेरा काम नहीं है, तो आप आगे देखना है। अब मैं तो ये बताता हूं आपको क्या क्या है इसके मूल मान्यताएं। पहला, अंतरराष्ट्रीय राजनीति राज्य केंद्रित व्यवस्था है। साथियों इसमें क्या करेगा, 4 ऑप्शन दे देगा आपके सामने और कहेगा यथार्थवादी सिद्धांत से संबंधित कथन सत्य नहीं है। ये इनमें से 4 में से कोई दे देगा 3, चौथा कोई अलग दे देगा। तो यही चारों ध्यान रहनी चाहिए। क्वेश्चन यही आता है इसमें, ये क्वेश्चन ही है एक तरीके से, ये ध्यान रख लेना, ठीक है ना। पहला, अंतरराष्ट्रीय राजनीति राज्य केंद्रित व्यवस्था है, यानी कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति के मुख्यकर्ता कौन है, राज्य ही हैं, राष्ट्र राज्य ही प्रमुख कार्य करता है, यानी कि यथार्थवादी सिद्धांत राष्ट्र राज्यों को बनाए रखता है। दूसरा, अंतरराष्ट्रीय राजनीति अराजकतावादी है, यानी कि यथार्थवादी सिद्धांत विश्व सरकार में विश्वास नहीं करता। तो विश्व सरकार कहता है कोई सत्ता नहीं केंद्र पाया जाता, विश्व सरकार नहीं होती। दूसरे शब्दों में कहें तो विश्व सरकार की मान्यता को स्वीकार नहीं करता। तीसरा, यह अंतरराष्ट्रीय राजनीति में संघर्ष पर अधिक बल देता है। चौथा, कहता है राज्यों का जो अहंकार होता है, ईगो रहती है, इस कारण से संघर्ष होता है। 4 बातें ध्यान रखनी है। तो आपको पहला क्या ध्यान रखना है, ये क्या कहता है, अंतरराष्ट्रीय राजनीति राष्ट्र राज्य पर आधारित है। दूसरा, विश्व सरकार को मान्यता नहीं देता, अराजकता वाली मानता है। तीसरा, बेसिकली संघर्ष पक्ष पर बल देता है। चौथा, कहता है राज्यों के मध्य जो अहम रहता है ना, ईगो, ये बड़ी समस्या है। तो ये भी संघर्ष का कारण है और ईगो जाती नहीं है, क्योंकि इंसान है तो ईगो तो रहेगी। ईगो को कैसे खत्म कर दोगे, जैसे सिंपल है, मैं किसी कोचिंग में नहीं पढ़ाता। क्यों नहीं पढ़ाता, मुझसे कहते हैं शर्ट पहन लो ये वाली, मैं कहता हूं भाई मैं कोई उत्पाद हूं, वस्तु हूं, मुझे क्या समझा है, पोस्टर समझा है, मैं तो नहीं पहनता। तो मैं किसी का कभी नहीं पहनता, मैंने आज तक नहीं पहनी। कई कोचिंग वाले आते हैं पैसे ले लो, मैं क्लास लेने नहीं जाता। मैंने कहा भाई मैं कोई वस्तु थोड़ी हूं आप मुझे बेच डालोगे। जयपाल सात्र ने भी कहा था, उन्होंने वास्तव में नोबेल पुरस्कार लेने तक की मना कर दिया था, कहा कि आप मेरे ज्ञान के अस्तित्व का निर्धारण नहीं कर सकते। तो भाई मैं क्यों, मैं वस्तु थोड़ी हूं। तो ईगो रहती है, इंसान के अंदर भी रहती है और राष्ट्र के अंदर भी रहती है, क्योंकि राष्ट्र तो इंसान से मिलकर ही बना रहता है, ठीक है ना। तो वो मेन चीज ईगो पर भी ध्यान देते हैं यथार्थवादी सिद्धांत। तो ये 4 मान्यताएं आपको ध्यान रखनी है। आगे चलते हैं मेरे साथियों। अब यथार्थवादी सिद्धांत का विकास क्रम, अब ध्यान से सुनना है, अब आपको गौर से सुनना है। महावीर प्रसाद जी सीकर से हैं, महावीर जी आपको भी राम राम। मुनेश कुमार जी, अवधेश मीना जी, अवधेश जी तो काफी पहले से जुड़े हुए हैं। सुमन विश्नोई जी वेरी गुड। महावीर प्रसाद, मनीषा शर्मा जी, हाँ अरे बेटा टेस्ट की सारी पीडीएफ मिल जाएंगी, मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया है उस पर। सीमा जी बिल्कुल आपको सब मिल जाएगा, तनाव ना लें। अभी क्लास खत्म हो जो 10 बजे, तो 10 बजे आप मुझे सेंड कर देना, मैंने व्हाट्सएप नंबर दे दिए, आप उसमें मैं सबको भेज दूंगा। ये परेशान मत हो, आप तो पढ़ने पे ध्यान दो खुशी खुशी, ठीक है ना। यथार्थवाद का विकास क्रम, पहला कौन सा था, प्रारंभिक यथार्थवाद। वास्तव में प्रारंभिक यथार्थवाद में कोई यथार्थवादी सिद्धांत नहीं दिया गया, केवल 1-2 लाइनें की गई शक्ति की, शक्ति संघर्ष की। तो इससे जुड़े विद्वान भी कौन से हैं, थुसीडाइडिस, कार्न वोल्टिज, एरिक कोपमैन, राइनल नेबूर, E.H. कार, क्विंसी राइट, किसिंजर, गोल्डस्टीन। तो बेसिकली अभी टेंशन मत लो, क्योंकि ये मैं डिटेल में बताऊंगा, तनाव नहीं लेना। दूसरा है परंपरागत यथार्थवाद,
वो मार्गेंथु के यथार्थवाद को क्या कहते हैं? परंपरागत। तीसरा परंपरागत यथार्थवाद के बाद कौन सा आया? नव यथार्थवाद। फिर चौथा कौन सा आया? द्विधारी यथार्थवाद। पांचवा कौन सा आया? अधिकतम न्यूनतम यथार्थवाद। छठा कौन सा आया? तार्किक यथार्थवाद। सातवां कौन सा आया? इटालियन यथार्थवाद। आठवां कौन सा आया? वाम यथार्थवाद। नवा कौन सा आया? नवशास्त्रीय यथार्थवाद। यानी कि यथार्थवाद को समझने के लिए आपको ये 9 प्रकार के यथार्थवाद समझने होंगे, तब हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होगा, नहीं तो फिर क्वेश्चन कंप्लीट नहीं होगा। तो आपको ध्यान रखना है, प्रारंभिक यथार्थवादी क्या कहते हैं? यथार्थवाद के बारे में एक दो लाइन कहते हैं। जैसे थुसिडाइडिस ने कहा भी था कि वास्तव में राष्ट्रों के मध्य अहम और संघर्ष होना जरूरी है। वार काल्वटिज भी कहता है युद्ध परिस्थितियों पर निर्भर हो जाता है। एरिक कोपमैन का कथन तो सबको ध्यान है, कहता है कि राष्ट्र का प्रमुख उद्देश्य शक्ति का संचय, विस्तार और प्रदर्शन करना है। और राइनल नेबूर तो कहते भी हैं कि आदर्शवाद प्रकाश की संतान है, यथार्थवाद अंधकार की संतान है, अंधकार का रास्ता बेस्ट है, क्योंकि अंधकार का रास्ता जो चूज करता है ना, वही सफलता प्राप्त करता है। जैसे साथियों, फर्स्ट ग्रेड अभी अंधकार है, 15 दिन में होने वाला है, आपको डर भी लग रहा होगा सफलता मिलेगी नहीं मिलेगी, लेकिन इस डर के आगे ही जीत है, क्योंकि जैसे ही आप परीक्षा देंगे, जिस दिन सफलता मिल जाएगा उसी दिन सब कुछ हो जाएगा। यही बात वो कहता है। अब इसमें उसके बाद परंपरागत यथार्थवाद मार्गेंथु का है, जिसने 6 नियम दिए थे। मैं डिटेल में बताऊंगा, अभी मैं हल्का हल्का बस आपको गर्म कर रहा हूं। तीसरा है नव यथार्थवाद। नव यथार्थवाद कुछ नहीं है, ये बेसिकली क्या कहता है कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति में संघर्ष के साथ साथ सहयोग भी पाया जाता है। द्विधारी यथार्थवाद कुछ नहीं है, नव यथार्थवाद में ही संशोधन है। अधिकतम न्यूनतम यथार्थवाद तो ये कहता है एक ध्रुवीय विश्व होगा, द्विध्रुवीय होगा, बहुध्रुवीय। तार्किक यथार्थवाद कहता है हमें तर्कवाद पर निर्णय लेना चाहिए। इटालियन वाला साहित्य क्षेत्र में यथार्थवाद की बात करता है। वाम यथार्थवाद साम्यवादी देशों में यथार्थवाद की बात करता है। नवशास्त्रीय यथार्थवादी, इसमें फरीद जकारिया जैसे विद्वान है जो निर्णय निर्माण सिद्धांत में यानी कि विदेश नीति के निर्णय में यथार्थवाद की बात करते हैं। तो ये 9 शाखाएं हैं, इनको अब हम धीरे धीरे पढ़ते हैं, बस आप तैयार हो जाओ। ठीक है मेरे साथियों, पहला प्रारंभिक यथार्थवाद। तो अब ध्यान से सुनना है मेरे दोस्तों, ध्यान से बस मगन होकर सुनना है। गोविंद सिंह जी राधे राधे, राधे राधे, सबको आनंद मंगल होकर सुनना है, ठीक है ना। आप शेयर कर दो, इतने मैं जल ग्रहण करता हूं, आप आनंद करके बता दो। ठीक है, अब आपको ध्यान रखना है, इस प्रकार का यथार्थवाद कोई यथार्थवादी सिद्धांत नहीं देता, लेकिन यथार्थवाद के बारे में कुछ विचार व्यक्त करता है। तो कौन कौन से हैं प्रारंभिक यथार्थवादी? ध्यान से सुनना है, अक्सर इन थिंकरों में से क्वेश्चन आते हैं। पहला है थुसिडाइडिस। क्या है बोल के बताओ जरा सा। थुसिडाइडिस यूनानी विचारक है। कैसा विचारक है? यूनानी। वही प्लेटो और अरस्तु के समान 460 ईस्वा पूर्व इसका जन्म हुआ था एथेंस में। ये कहता भी है पहला यथार्थवादी माना जाता है इसको। क्या माना जाता है? पहला यथार्थवादी। इन्होंने पुस्तक लिखी थी हिस्ट्री ऑफ पेलोपोनेशियन वार। कौन सी किताब लिखी थी? हिस्ट्री ऑफ पेलोपोनेशियन वार। इसमें लिखते हैं एथेंस व स्पार्टा के मध्य युद्ध के 2 कारण थे। पहला राज्य की शक्ति विस्तार की नीति, यानी कि शक्ति विस्तार की इच्छा। दूसरा कारण क्या था? एथेंस के नेताओं का अहमवाद। क्या था? अहम, कि एथेंस के नेताओं ने स्पार्टा के नेताओं के अहम पर ठेस पहुंचाई थी। तो अहम भी कारण बताते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है बेटा। नाम याद रहते हैं आपको, कोई लिखने तो है नहीं है, आपको मात्र पहचानने हैं। पहचानने आसानी से पहचान जाते हैं अगर आपका दिमाग शांत है। तो इसको याद नहीं करने की जरूरत है, आप भाई लिखना थोड़ी है, आपको खाली पहचानना है। अब बोल लो मेरे साथ, थुसिडाइडिस। क्या दिक्कत आ रही है? कितना प्यारा नाम है। ज्यादा दिक्कत आती है तो देख लो, जो शक्ति पर बल देता है घर में कोई बुढ़ा आदमी है उसका नाम रख दो। बुढ़ा आदमी, पुराना आदमी और शक्ति पर बल देता है उसका नाम रख दो थुसिडाइडिस। जैसे दादाजी घर में डंडा लेके 24 चलते हैं, डंडा मारने पर ध्यान देते हैं, पड़ोस में दादाजी हों, उसका नाम ही रख दो आप थुसिडाइडिस। अपने आप याद रहेगा। याद करने में क्या होता है। अगला देखें, दूसरा थिंकर वान कॉन्विटज, सेकंड प्रारंभिक यथार्थवादी है। ये कहते हैं अपनी पुस्तक ऑन वार में युद्ध परिस्थितियों पर निर्भर करता है। ये कथन आ चुका है पहले, युद्ध परिस्थितियों पर निर्भर करता है। कौन कहते हैं? वॉर्न काल्विटज कहते हैं, ऑन वार पुस्तक में कहते हैं। ये ध्यान में रखना है। तीसरा एरिक कोपमैन है। एरिक कोपमैन कहते हैं प्रत्येक राष्ट्र का प्रमुख कार्य शक्ति का संचय, विस्तार व प्रदर्शन होना चाहिए। प्रत्येक राष्ट्र को किस पर बल देना चाहिए? शक्ति के संचय, विस्तार और प्रदर्शन पर ध्यान देना चाहिए। ठीक है, क्लियर है? तो ये ध्यान में रखना है। अब अगला ध्यान रखना है राइनल नेबूर। हाँ बेटा, आप तो पापा का नाम थुसिडाइडिस रख दो।
कह रहे हैं बच्चे अपने पापा का नाम हम तुलसी डैडी से रखते हैं, रख लो भाई, लेकिन पापा कहीं डंडा लेके आ ही ना जाए, वास्तव में ध्यान रखना। अब चौथा थिंकर है राइनल्ड नेबूर। ये भी एक प्रारंभिक यथार्थवादी है जिनकी दो प्रमुख पुस्तकें हैं। अब इनकी पुस्तकें आपको ध्यान रखनी है। पहली है नेचर ऑफ डेस्टिनी ऑफ मैन 1943, क्या नाम है, नेचर ऑफ डेस्टिनी ऑफ मैन। दूसरी कौन सी है, चाइल्ड ऑफ लाइट चाइल्ड ऑफ डार्कनेस। ये पक्का याद कर जाना, अगर पहले भूल भी जाते हो ना कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान से सुनना है, ये क्या लिखते हैं, आदर्शवाद प्रकाश की संतान है, यथार्थवाद अंधकार की संतान है, और आपको अंधकार का रास्ता ही अपनाना चाहिए। जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूं बहुत अच्छा, रीट आदर्शवाद है जो आपको हो सकता है 65,000 वैकेंसियां सुरक्षा ला दे, और जो फर्स्ट ग्रेड है, नेट है, असिस्टेंट प्रोफेसर है, यथार्थवाद है। समझ आ गया अब आपको, भाई उसमें सफलता की निश्चितता ज्यादा है रीट में, इसलिए आदर्शवाद है, लेकिन सुरक्षा भी ज्यादा है। लेकिन फर्स्ट ग्रेड में सफलता मिल भी सकती है, नहीं भी मिल सकती है, तो ये क्या है, यथार्थवाद है। लेकिन ये कहता है राइनल्ड नेबूर, अंधकार का रास्ता ही बेस्ट है, क्योंकि अंधकार से ही प्रगति होती है। क्योंकि रीट में तो आप वही थर्ड ग्रेड के मास्टर बने रहेंगे, लेकिन कहीं आपने ये 15 दिन मेहनत कर लिया और आपके चांस भी बहुत अधिक हैं, आप फर्स्ट ग्रेड बन गए, तो समझ लेना कि आपका भविष्य उज्जवल हो जाएगा। तो इसलिए कहते हैं अंधकार का रास्ता बेस्ट है। कौन सा है, अंधकार का। तो अब आप कौन सा रास्ता अपना रहे हैं फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करके, अंधकार का, यथार्थवाद का रास्ता। और रीट की तैयारी क्या है, आदर्शवाद का रास्ता। अब समझ आ गया ना आपको, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। राइनल्ड नेबूर कैसे थे, ईसायत यथार्थवादी थे। कैसे थे, ईसायत यथार्थवादी। ये भी पूछ सकता है क्वेश्चन, ईसायत यथार्थवादी कौन से हैं, तो नेबूर हैं। तो ये साम्यवाद के घोर विरोधी थे। किसके थे, साम्यवाद के, यानी कि सोवियत संघ के घोर विरोधी थे। अगला ध्यान रखते हैं, ई.एच. कार। ई.एच. कार तो मैंने पहले भी बता दिया, इनकी किताब थी 20 ईयर ऑफ क्राइसिस। और ये कहते हैं आदर्शवाद खोखलेपन वाला सिद्धांत है, और ये शक्ति संतुलन की अवधारणा भी देते हैं। शक्ति संतुलन सिद्धांत के बारे में आपको बता देता हूं, शक्ति संतुलन सिद्धांत की चर्चा करते हैं। शक्ति संतुलन सिद्धांत क्या होता है, जिसमें विभिन्न राष्ट्रों की शक्ति विभिन्न पक्षों में इस प्रकार से बटी होती है, कोई भी एक पक्ष दूसरे पक्ष को हराने, डराने, धमकाने में सक्षम नहीं होता। हर घर में शक्ति संतुलन पाया जाता है। ध्यान से सुनना, मान लीजिए 15 राष्ट्र है और 5-5 के 3 गुटों में बट गए, तो क्या हो गया, भय का संतुलन। जैसे घर में भी देखना आप, घर में भी 2 भागों में बटे रहते हैं। बेटा होता है वो मम्मी का पक्ष लेता है, बेटी है जो पापा का पक्ष लेती है। इस तरीके से 2 गुट बन जाते हैं। अब वास्तव में माँ बेटा बेटी को तंग इसलिए नहीं करते कि शाम को पापा जी आएंगे, डराएंगे, धमकाएंगे, तो वहां भी भय का संतुलन बना रहता है। तो ई.एच. कार भी शक्ति संतुलन की बात करता है, यानी कि कहता है भय के आधार पर संतुलन बना रहता है। तो ये भी शक्ति संतुलन की बात करता है। तो ई.एच. कैसे से स्टार शक्ति संतुलन को कैसे परिभाषित करते हैं, शक्ति के समान वितरण के रूप में करते हैं। कहते हैं शक्ति संतुलन तभी बनता है जब शक्ति का समान वितरण हो। लेकिन दूसरी ओर जो राजनीति विद्वान वाले विद्वान रहते हैं, राजनीति विज्ञान वाले, वो शक्ति की अधिकता के रूप में परिभाषित करते हैं। देखो साथियों, इतिहासकार तो क्या कहते हैं, शक्ति संतुलन कब मानता है, जब शक्ति का समान वितरण हो। लेकिन पॉलिटिकल साइंस वाला शक्ति संतुलन को तभी स्वीकार करेगा जब उसको ये पता लग जाए कि शक्ति मेरे पक्ष में झुकी हुई है। जैसे साथियों, मान लीजिए मैंने आपकी जो क्लास है 1 तारीख के बजाय मैं 28 को भी शुरू कर सकता था, लेकिन तब मेरे पास समय नहीं था, मैं और क्लासें ले रहा था। तो आज मेरे पास समय आया तो मैंने आज का ही आपको टाइम दिया, क्योंकि मैं जानता था कि आप लोग फिर कहीं कहते सर तो आपने डाल दिया और आपने क्लास नहीं ली। तो मैं ऐसी स्थिति पैदा नहीं करता, मैं वही काम करूंगा जब मुझे लगेगा कि शक्ति मेरे पक्ष में झुकी हुई है। तो राजनीति विज्ञान की मेन स्थिति रहती है कि वो निर्णय तभी लेता है जब उसके दिमाग में रहता है कि मैं उसको नियंत्रित कर लूंगा। तो शक्ति की अधिकता के रूप में परिभाषित करते हैं। अगला ध्यान रखना है साथियों, इसमें हेनरी किसिंजर। अब ध्यान से सुनना है, टिपिकल नहीं है। मनोज कसाना जी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। विष्णु कुमार गुरु जी प्रणाम, उषा सिंह जी को प्रणाम, और कुमार अनिल जी यूपीएससी रीट वाला बुरा, हाँ कोई नहीं बेटा आराम से। उषा सिंह जी बिल्कुल धन्यवाद। धर्मराज मीना जी, विनोद कुमार जी। तो आगे ध्यान रखना है, ठीक है ना। हेनरी किसिंजर, हेनरी किसिंजर भी एक यथार्थवादी विद्वान है। इन्होंने सटल डिप्लोमेसी की थ्योरी दी थी। कौन सी दी थी, सटल डिप्लोमेसी। सटल डिप्लोमेसी मतलब सटल कूटनीति। सटल कूटनीति क्या होती है, अगर बार बार यात्राएं करना, यानी कि आपसे कोई नाराज है तो उसके घर बार बार जाओ, घंटी बजाओ और कहो भाई चाय पीनी है, चाय पीनी है। अब 10 बार कहेंगे तो 10वीं बार वो अंदर एंट्री दे ही देगा।
लेकिन आप विनम्रता से रहेंगे। तो इसने बेसिकली बार बार यात्राएं करके अरब इजराइल विवाद को दूर किया था। तो हेनरी किसिंजर कहते हैं अमेरिका को शक्ति पर आधारित नीति अपनानी चाहिए। क्या कहा था इन्होंने? अमेरिका को कैसी नीति अपनानी चाहिए? शक्ति पर आधारित। ठीक है ना। हरीश जी कह रहे हैं मैं सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश से हूं, आपका स्वागत है। ठीक है ना, बहुत बहुत स्वागत है। आशीष तंवर जी का भी स्वागत, उषा जी का भी स्वागत, ठीक है ना, और सुनीता डांगी जी का भी स्वागत, सबका स्वागत है। लेकिन साथियों क्या है, थोड़ा सा आप पढ़ने पर ध्यान दो और आनंद मंगल तरीके से पढ़ो। अगला है क्विंसी राइट। क्विंसी राइट क्या करते हैं, ये हितों को दो प्रकार में बांट देते हैं, लघु सूत्री हित और दीर्घ सूत्री हित। लघु सूत्री हित को कहते हैं स्थायी हित भी कहते हैं। अब ध्यान से सुन लेना, अब आप कंफ्यूज मत होना। लघु सूत्री हित कौन से होते हैं? स्थायी हित। कौन से? भौगोलिक सुरक्षा एकता अखंडता वाले। जैसे सिंपल कहते हैं, भारत भी कहता है पाकिस्तान से क्या चावल मांगोगे तो खीर देंगे, कश्मीर मांगोगे तो चीर देंगे, कश्मीर नहीं देंगे। तो ये भौगोलिक सुरक्षा वाला है। आ गया समझ? दूसरा दीर्घ सूत्री हित कौन से हैं? ये अस्थिर हित हैं, सामाजिक सांस्कृतिक आर्थिक हित हैं। कौन से हैं? सामाजिक सांस्कृतिक आर्थिक हित हैं। ठीक है, और हम इन पर समझौता हो भी जाता है, अस्थिर है ना। जैसे हमने 55 करोड़ रुपए दे दिए थे पाकिस्तान को शुरू में ही, और बाद में पैसे भी कहेगा तो दे देते हैं। तो ये बेसिकली आपको ध्यान है। संतोष पटेल जी प्रयागराज से हैं, आपका भी हार्दिक अभिनंदन। और डेरिंग मुंडा जी प्रणाम, बिल्कुल। और एजुकेशन जी, अरे बेटा पीडीएफ तो टेलीग्राम पे मिल जाएगी, पीडीएफ की टेंशन मत लो। मैंने व्हाट्सएप नंबर दोबारा लिख दूं लगता है, ये लो, इस पे भी सेंड कर देना, मैं भेज दूंगा। बस ये लो, दोबारा लिख लो, 2 बार लिख दिया मैंने। इस पे भी मिल जाएगी आपको और टेलीग्राम पे मिल जाएगी। तनाव मत लो, आप तो पढ़ने पर ध्यान दो, ठीक है ना। और मोहम्मद नबी जी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, बहुत अच्छे। मनीषा शर्मा जी, ठीक है ना। हाँ, नलायक पाकिस्तान है, बिल्कुल सही है। अब देखो साथियों, आगे चलते हैं। अब प्रारंभिक यथार्थवादियों के बारे में कुछ विशेष कथन है, ध्यान रखना है। अब ध्यान से सुनना है। मैकियावली होब्स को भी प्रारंभिक यथार्थवादी माना जाता है। अब ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, अब इसको ध्यान रखना। संजू जी झुंझुनू से बहुत बहुत स्वागत, गुंजन गोयल जी का भी स्वागत। अब ध्यान रखो कि मैकियावली होब्स को भी प्रारंभिक यथार्थवादी माना जाता है। एक गोल्डस्टीन थिंकर था यथार्थवादी, वो क्या करता है, इसकी 3 निम्न श्रेणियां बताता है। किसकी? अंतरराष्ट्रीय राजनीति की। अब ये ध्यान रखना है, उसने प्रथम श्रेणी में क्या रखा, द्वितीय श्रेणी में क्या रखा, तृतीय में क्या रखा। प्रथम श्रेणी में उसने युद्ध व राजनीति को लिखा, द्वितीय श्रेणी में उसने राष्ट्रों के मध्य संघर्ष को रखा, तृतीय श्रेणी में उसने अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा को रखा, चतुर्थ श्रेणी में उसने अंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को रखा। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्तों। तो ये 4 श्रेणियां बताई थी, किसने बताई थी? गोल्डस्टीन ने। 4 श्रेणियां। प्रथम श्रेणी में क्या रखा? युद्ध व राजनीति को, द्वितीय श्रेणी में राष्ट्रों के मध्य संघर्ष को, तृतीय श्रेणी में सुरक्षा को, और चौथी श्रेणी में क्या है? अंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को। ये सुमेलित करने के लिए आपके सामने आ सकता है, ये क्वेश्चन बनेगा, सुमेलित कीजिए। तो इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। नोहर हनुमानगढ़ से हैं सिनवर जी, बिल्कुल। मुकेश जी आपका हार्दिक अभिनंदन। तो सब अच्छा है। संतोष कुमारी जी कह रही हैं सीकर से हैं, बहुत अच्छे। आप सारे लोग आए हैं अलग अलग जिलों से, अलग अलग राज्यों से, सबका अभिनंदन है। लेकिन मेरे साथियों बस इसको थोड़ा ध्यान पूर्वक सुन लें। सुनेंगे जितना अच्छे से करेंगे तो आपका काम भी अच्छे से चलेगा। अब मैं यथार्थवादी सिद्धांत पर आता हूं, तो थोड़ा क्लास लंबी चलेगी, थोड़ा सा और वेट करो, तो इसमें पूरा भी करना है। आगे चलते हैं। अब आनंद वाली चीजें आएंगी। परंपरागत यथार्थवाद, मार्गेंथु का यथार्थवाद। अब आनंद लेना है। मार्गेंथु को यथार्थवाद का जनक कहते हैं, क्योंकि मार्गेंथु ने बेसिकली यथार्थवादी सिद्धांत को सैद्धांतिक रूप दिया था। तो हंस जे मार्गेंथु अमेरिकन यथार्थवादी विद्वान थे, जिनका जीवन काल 1904 से 1980 था। इन्होंने यथार्थवादी सिद्धांत को सर्वप्रथम सैद्धांतिक रूप दिया था, इसलिए इन्हें जनक कहते हैं। अब आपसे पूछेगा यथार्थवाद का जनक कौन है? हंस जे मार्गेंथु हुए। इसका जीवन काल क्या था? 1904 से 80 था। कहाँ का था? अमेरिका का था, ठीक है ना। अब इसकी पुस्तकें कौन सी हैं, ये ध्यान से सुनना। देखो साथियों, थोड़ा टिपिकल तो रहता है, लेकिन इतना भी टिपिकल नहीं है। वो तो सिंपल हम समझते हैं टिपिकल, अगर 1-2 बार पढ़ लेना कुछ भी टिपिकल नहीं है। अब ध्यान से सुनो, ठीक है ना। इसकी पहली पुस्तक है साइंटिफिक मैन वर्सेज पावर पॉलिटिक्स। कौन सी है? बोलो मनी मन मेरे साथ। साइंटिफिक मैन वर्सेज पावर पॉलिटिक्स कब की है? 46 की।
दूसरी है पॉलिटिक्स अमंग नेशन, कब की है? 48 की। इसी में देता है यथार्थवादी सिद्धांत। अब कोई पूछेगा मार्गंथु ने अपनी किस पुस्तक में यथार्थवादी सिद्धांत दिया, या यथार्थवादी सिद्धांत के 6 नियम दिए? 6 नियमों में दिया था ना उसने, तो कौन सी किताब है? पॉलिटिक्स अमंग नेशन। क्लियर है? पहली किताब कौन सी है? साइंटिफिक इन मैन वर्सेज पावर पॉलिटिक्स। अब तीसरी किताब ध्यान रखनी है, इन डिफेंस ऑफ नेशनल इंटरेस्ट, कब की है? 51 की। चौथी किताब है द पर्पज ऑफ अमेरिकन पॉलिटिक्स या फॉरेन पॉलिसी, 60 की। फिर पांचवी किताब है ट्रुथ एंड पावर। ये 5 किताबें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। ब्यावर से बिल्कुल आपका बहुत बहुत अभिनंदन। सर टेलीग्राम का लिंक नहीं खुल रहा। अरे बेटा ऐप पे भी जाके खुल जाता है। अगर आप ऐप भी ध्यान रखें, कॉर्नर में ऐप चल रही है, इसमें भी जाके खुलेंगे ना तो उसमें भी हो जाता है। आप ऐप पे भी चैटिंग कर देना और नंबर अपने सेंड कर देना। ऐप में जाके चैट का ऑप्शन होता है, अपने ऐप डाउनलोड कर रखिए ना, वहां भी भेज देना, सिर्फ अपने व्हाट्सएप नंबर भेज देना, मैं वहां पर भी भेज दूंगा। आप ऐप डाउनलोड कर रखी है, आप बच्चों ने ऐप भी डाउनलोड कर लो आप, ठीक है ना। और नहीं तो कमेंट में अपने नंबर लिख देना, आप व्हाट्सएप नंबर, मैं उस पर डाल दूंगा बस। लेकिन तनाव नहीं लेना भाई, अपना इसी चैनल पर आप अपने नंबर व्हाट्सएप डाल देना, मैं तो भी डाल दूंगा, तनाव नहीं मतलब, ठीक है ना। फिर दूसरा चैनल है उसमें कमेंट कर देना, इसमें ज्यादा भीड़ हो जाती है, तो PSRI AD शर्मा वाले में उसमें कमेंट कर देना, वहां पर और भी कम कमेंट रहते हैं। तनाव नहीं लेना है, आप जैसे कहेंगे वैसे हो जाएगा, ठीक है ना। सानू शर्मा जी, जी सर, बस तनाव मुक्त होकर अध्ययन करो। तो किताबें याद हो गई। सबसे मेन किताब कौन सी है? पॉलिटिक्स अमंग नेशन। पहली किताब कौन सी है? साइंटिफिक मैन वर्सेज पावर पॉलिटिक्स। दूसरी किताब कौन सी है? पॉलिटिक्स अमंग नेशंस। तीसरी किताब कौन सी है? डिफेंस ऑफ नेशनल इंटरेस्ट। चौथी किताब कौन सी है? द पर्पज ऑफ अमेरिकन पॉलिटिक्स। पांचवी किताब कौन सी है? ट्रुथ एंड पावर। लेकिन सन भी ध्यान रखना है, 46, 48, 51, 60, 70। सबसे मेन किताब कौन सी है? दूसरे नंबर वाली। इसी में क्या देता है? यथार्थवादी सिद्धांत। ये आपको ध्यान रखना है, बस इसी से काम बन जाना है। आगे देखते हैं। अब यथार्थवादी सिद्धांत की उसकी बेसिक चीज क्या है? मार्गेंतु कहता है अंतरराष्ट्रीय राजनीति का केंद्र बिंदु राष्ट्रीय हित है। क्या है? राष्ट्रीय हित। क्योंकि अंतरराष्ट्रीय राजनीति में सभी राष्ट्र राष्ट्रीय हितों की प्राप्ति के लिए भाग लेते हैं, लेकिन वो राष्ट्रीय हित को शक्ति कहकर पुकारता है। कौन? मार्गेंतु। क्योंकि हितों की प्राप्ति शक्ति के माध्यम से होती है। आप जानते हैं जो शक्तिशाली होता है लोग उसी के पास जाते हैं, ठीक है ना। इसलिए अंतरराष्ट्रीय राजनीति में राष्ट्र हित की तुलना में किसको महत्वपूर्ण मानता है? शक्ति को, ठीक है ना। ये ध्यान रखना है। देखो मैंने लिखा भी है, मार्गेंतु के अनुसार अंतरराष्ट्रीय राजनीति का केंद्र बिंदु राष्ट्रीय हित है। वो राष्ट्रीय हित को शक्ति के माध्यम से होती है, इसलिए मार्गेंतु राष्ट्रीय हित को शक्ति कहकर पुकारता है। मार्गेंतु के अनुसार शक्ति साध्य व साधन दोनों है। साध्य और साधन दोनों किसने माना? मार्गेंतु ने। अब ये लाइन जो लाल से लिख रखी है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वास्तव में किसने कहा शक्ति साध्य व साधन दोनों है? तो मार्गेंतु ने कहा। साध्य क्यों कहा? क्योंकि शक्ति जब पीक पॉइंट पर पहुंच जाती है तो उसके प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं है। मोदी जी को यह बताने की जरूरत नहीं है कि मैं प्रधानमंत्री हूं, वो तो बस जहां नाम भी आ जाएगा मोदी जी का काम हो जाएगा, ये वाली स्थिति। गहलोत जी का भी नाम आ जाएगा तो काम हो जाएगा CM में। साधन कब होता है? जैसे मैं, अगर आप मुझसे कुछ कहते हैं तो भाई मुझे तो प्रयोग करके बतानी पड़ेगी, शक्ति है, ठीक है ना। तो साधन तब होती है जब उसकी प्रयोग करने की जरूरत पड़ती है। तो यही बात इसमें लिखी भी हुई है कि वास्तव में जब शक्ति उच्चतम लेवल पर पहुंच जाती है, पीक पॉइंट पर, तो साध्य के रूप में काम करती है, और जब मध्यम लेवल पर रहती है तो साधन के रूप में रहती है। आगे ध्यान रखना है। मार्गेंतु के अनुसार राष्ट्रीय शक्ति किसी राष्ट्र की वह क्षमता है जिसके माध्यम से वह दूसरे राष्ट्र के कार्य व्यवहार को अपने अनुकूल परिवर्तित करता है। तो राष्ट्रीय शक्ति क्या होती है? किसी राष्ट्र की वह क्षमता जिसके माध्यम से वह दूसरे राष्ट्र के कार्य व्यवहार को अपने अनुकूल परिवर्तित करता है। किसके? अपने अनुकूल परिवर्तित करता है। ठीक। अब फिर वही बात लिखी है। मार्गेंतु अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स अमंग नेशन 1948 में यथार्थवादी सिद्धांत के 6 नियम प्रस्तुत करता है। यानी कि यथार्थवादी सिद्धांत को कितने नियमों के रूप में प्रस्तुत करता है? 6 नियमों के रूप में। ये 6 नियम कौन से हैं ये आपको ध्यान में रखने हैं। अब चलिए साथियों, अब ये 6 नियम है, मैं सुनाता हूं, इसमें लिख रखे हैं, आप ध्यानपूर्वक सुनने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। एजुकेशन न्यूज, ठीक है ना, बिल्कुल आप ध्यान रखना है। पहला, राजनीति पर प्रभाव डालने वाले सभी नियमों की जड़ मानव प्रकृति में निहित है। पहला क्या है? राजनीति पर प्रभाव डालने वाले सभी नियमों की जड़ मानव प्रकृति पर निहित है। बोलो मेरे साथ साथ, राजनीति पर प्रभाव डालने वाले सभी नियमों की जड़ मानव प्रकृति में निहित है। तो इसका मतलब क्या है? सुन लो। मार्गेंतु कहता है जैसा मानव है वैसी राजनीति रहेगी।
क्योंकि मानव अपनी प्रकृति से कैसा है, दुर्गुणी प्राणी है। ये भी होब्स की तरह, मैकियावली की तरह मानव को दुर्गुणी प्राणी मानता है। तो कहता है मानव में दुर्गुणी प्राणी तो है, लेकिन दो सबसे प्रमुख दुर्गुण है, स्वार्थपरकता और प्रभुत्व लालसा। कौन कौन से हैं? स्वार्थपरकता, एक तो स्वार्थी है, जब भाई जरूरत पड़ती है तो रोने लग जाता है, और काम निकल जाता है तो उसके बाद बात नहीं करता। जैसे आप अभी लाइव जुड़ रहे हैं, जिस दिन आपका एग्जाम हो जाएगा उस दिन आप लाइव भी नहीं जुड़ेंगे। ये बेसिकली कहना चाह रहा है। तो कहता है पहला तो स्वार्थी प्राणी है, दूसरा प्रभुत्व लालसा। प्रभुत्व लालसा को अंग्रेजी में कहते हैं लस्ट ऑफ पावर। तो वास्तव में कहता है दूसरा ये इसके अंदर अवगुण है कि दूसरे को नियंत्रित करना चाहता है, ज्यादा से ज्यादा शक्ति प्राप्त करना चाहता है, दूसरे को अपने नियंत्रित करना चाहता है। तो कहता है स्वार्थपरकता का क्षेत्र तो सीमित है, लेकिन प्रभुत्व लालसा का क्षेत्र असीमित है, क्योंकि आदमी चाहता है पूरी दुनिया को अपने नियंत्रण में। हर व्यक्ति सपना देखता है कि मैं हिटलर बन जाऊं और पूरी दुनिया मेरे सामने नतमस्तक हो जाए। शक्ति का कभी अंत नहीं होता। आप फर्स्ट ग्रेड बन जाएंगे तो उसके बाद सोचें प्रिंसिपल बन जाएं, प्रिंसिपल के बाद शिक्षा सचिव बन जाएंगे तो कहते हैं शिक्षा मंत्री बन जाएं। तो प्रभुत्व लालसा मानव का मूल जो है अवगुण है। तो इसी प्रभुत्व लालसा के कारण मनुष्य अधिक से अधिक शक्ति का संचय करता है। जब मानव अधिक से अधिक शक्ति का संचय करेगा तो शक्ति के लिए संघर्ष होगा, क्योंकि संसाधन तो सीमित है। फिर मार्गेंतु आगे कहता है राज्य भी मानव से निर्मित है, इसलिए राज्य के अंदर भी ये दो अवगुण पाए जाएंगे, स्वार्थपरकता और प्रभुत्व लालसा। इसलिए मार्गेंतु लास्ट में निष्कर्ष निकालता है, घरेलू राजनीति हो या अंतरराष्ट्रीय राजनीति, शक्ति के लिए संघर्ष है। क्या निष्कर्ष निकालता है? घरेलू राजनीति हो या अंतरराष्ट्रीय राजनीति, शक्ति के लिए क्या है? संघर्ष है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। दूसरा क्या है इसका नियम? राष्ट्रहित की प्रधानता, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय राजनीति में सभी राष्ट्र राष्ट्रहितों के लिए पूर्ति के लिए भाग लेते हैं, इसलिए राष्ट्रहित की प्रधानता पाई जाती है। तीसरा नियम क्या है मार्गेंतु के यथार्थवाद का? राष्ट्रहित का कोई निश्चित अर्थ नहीं होता। क्यों कहता है मार्गेंतु? मार्गेंतु कहता है राष्ट्रहित मेनली दो प्रकार के, स्थिर और अस्थिर। स्थिर हित तो भौगोलिक सुरक्षा, एकता, अखंडता वाले बदलते नहीं है। अभी मैंने बताया स्थिर हित वाला कौन सा है, जैसे जम्मू कश्मीर मांगना, तो जैसे जम्मू कश्मीर हम देंगे क्या पाकिस्तान को? कभी नहीं, क्योंकि स्थिर हित है, युद्ध करने के लिए तैयार है। दूसरे अस्थिर हित कौन से हैं? आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक हित, वहां बदलाव होते रहते हैं। तो इसलिए कहता है चूंकि अस्थिर हित बदलते रहते हैं, इसलिए राष्ट्रहित का कोई निश्चित अर्थ नहीं होता। क्यों कहता है राष्ट्रहित का कोई निश्चित अर्थ नहीं होता? क्योंकि अस्थिर हित बदलते रहते हैं। अगला ध्यान रखना है, अगला ध्यान रखना है, विवेक राजनीति का उच्चतम मूल्य है। विवेक राजनीति का उच्चतम मूल्य है। ऐसा क्यों कहते हैं मार्गेंथौ? क्योंकि कहते हैं कि विवेक क्या कहता है, किसी भी नेता का विवेक कहता है राष्ट्रहित की प्राप्ति करो। भाई विवेक का मतलब है राष्ट्रीय हित। तो कोई भी राष्ट्र नैतिकता के नाम पर अपने राष्ट्रहित की अवहेलना नहीं कर सकता, और किसी भी राष्ट्र का राष्ट्रीय हित या विवेक उसका राष्ट्रीय हित में निहित है। इसलिए विवेक ही राजनीति का उच्चतम मूल्य है, यानी कि किसी राष्ट्र की नैतिकता राष्ट्रीय हित में निहित है। मोदी जी नैतिकता के नाम पर हमारी अवहेलना नहीं कर सकते, भारत की अवहेलना नहीं कर सकते। चाहे कोई देश कितना भी गरीब हो, ये नहीं सारा पैसा हमारा उनको दे देंगे, वो उनका मेन उद्देश्य है हमारे हितों की प्राप्ति। इसलिए कहता है विवेक राजनीति का उच्चतम मूल्य है। ऐसे आपके पिताजी भी हैं, बहुत भिखारी रास्ते में मिलते हैं, बहुत गरीब मिलते हैं, लेकिन सारी तनख्वाह आपको ला के देते हैं। तो यही बात वो कहीं ना कहीं मार्गेंतु कहता है, किसी भी राष्ट्र का जो हित है, नैतिकता है, वो राष्ट्र हित की प्राप्ति में निहित है। पांचवां बेसिकली नियम है सार्वभौमिक नैतिक नियम और राष्ट्रीय नैतिक नियम अलग अलग होते हैं, क्योंकि सार्वभौमिक नैतिक नियम तो त्याग बलिदान की बात करता है और राष्ट्रीय नैतिक नियम राष्ट्रीय हित की बात करता है, तो दोनों अलग अलग है। अब छठा नियम क्या है? अंतरराष्ट्रीय राजनीति की स्वायत्ता। अंतरराष्ट्रीय राजनीति की स्वायत्ता क्या है? कहते हैं कि राजनीति विज्ञान से अंतरराष्ट्रीय राजनीति को अलग कर एक स्वतंत्र विषय बनाया जाए। अब मैं आपको दोबारा से एक बार रिपीट कर रहा हूं ये 6 नियम, तो आप ध्यान पूर्वक मेरे साथियों सुनना है। जोश आपके अंदर होना चाहिए और डगमगाना नहीं चाहिए। पहला, राजनीति पर प्रभाव डालने वाले सभी नियमों की जड़ मानव प्रकृति में निहित है। मेरे साथ बोलो, राजनीति पर प्रभाव डालने वाले सभी नियमों की जड़ मानव प्रकृति में निहित है। यानी कि जैसा मानव होगा वैसी राजनीति होगी। मानव कैसा प्राणी है? दुर्गुणी, तो इसलिए राजनीति भी कैसी होगी? दुर्गुण पर आधारित। तो मानव के दो प्रमुख दुर्गुण क्या हैं? स्वार्थपरकता और प्रभुत्व लालसा। स्वार्थपरकता का क्षेत्र क्या है? सीमित, प्रभुत्व लालसा का असीमित।
प्रभुत्व लालसा के कारण मनुष्य क्या करता है, अधिक से अधिक शक्ति संचय का प्रयास करता है। अब शक्ति संचय का प्रयास करेगा, शक्ति के संसाधन क्या है, सीमित, इसलिए राजनीति क्या हो जाती है, संघर्ष में। राज्य भी किससे मिलकर बना होता है, मानव से। अब राज्य भी क्या करेगा, अधिक से अधिक शक्ति का संचय, इसलिए अंतरराष्ट्रीय राजनीति भी क्या हो जाएगी, संघर्ष वाली। तो इसलिए मार्गेंतु का कथन है, घरेलू राजनीति हो या अंतरराष्ट्रीय राजनीति, शक्ति के लिए संघर्ष है। कई बार साथियों ये क्वेश्चन पूछा गया है, घरेलू राजनीति हो या अंतरराष्ट्रीय राजनीति, शक्ति के लिए संघर्ष है। मार्गेंतु का यह कथन किस नियम से संबंधित है, तो पहले नियम से संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा है राष्ट्रहित की प्रधानता। मार्गेंतु का दूसरा नियम क्या है, राष्ट्रहित की प्रधानता। इसका मतलब क्या है, मार्गेंतु कहते हैं चूंकि सभी राष्ट्र राष्ट्रहितों की प्राप्ति के लिए भाग लेते हैं, इसलिए अंतरराष्ट्रीय राजनीति में राष्ट्रहित की प्रधानता पाई जाती है। तीसरा मार्गेंतु क्या कहता है, राष्ट्रहित का कोई निश्चित अर्थ नहीं होता। ऐसा क्यों कहता है, क्योंकि अस्थिर हित बदलते रहते हैं। स्थिर हित तो नहीं बदलते। स्थिर हित कौन से होते हैं, भौगोलिक सुरक्षा, एकता, अखंडता वाले। अस्थिर हित कौन से होते हैं, बेसिकली जो सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक हित हैं। ये जो अस्थिर हित हैं ये बदलते रहते हैं, इसलिए मार्गेंतु कहता है राष्ट्रहित का कोई निश्चित अर्थ नहीं होता। चौथा मार्गेंतु का नियम है, विवेक राजनीति का उच्चतम मूल्य है। यहाँ विवेक से आशय है राष्ट्रीय नैतिकता। तो राष्ट्रीय नैतिकता क्या होती है, राष्ट्रहित की प्राप्ति। जैसे आपके पिताजी की नैतिकता क्या है, आपका पालन पोषण, पूरी दुनिया का पालन पोषण नहीं है, मेरा भी काम है मेरे बच्चों का पालन पोषण, तो मैं पहले अपने बच्चों का ही ध्यान रखता हूं। तो ये बेसिकली है। तो विवेक मेरा यही कहता है, मेरी नैतिकता मेरी परिवार का हित है। ऐसे किसी भी राष्ट्र की नैतिकता राष्ट्रीय हित में निहित है, तो ये कहता है। तो समझ आ गया, राष्ट्रीय नैतिकता का मतलब क्या हो गया, राष्ट्रीय हित। चौथा नियम ये कहता है। पांचवा नियम क्या है, सार्वभौमिक नैतिक नियम और राष्ट्रीय नैतिक नियम अलग अलग होते हैं। राष्ट्रीय नैतिक नियम क्या है, राष्ट्रीय हित। सार्वभौमिक नैतिकता क्या है, त्याग बलिदान, अलग अलग हो गए, दोनों डिफरेंट है। छठा नियम, अंतरराष्ट्रीय राजनीति की स्वायत्ता। अंतरराष्ट्रीय राजनीति की स्वायत्ता कहते हैं इसमें मार्गेंतु कि हमें अंतरराष्ट्रीय राजनीति को राजनीति विज्ञान से अलग कर एक स्वतंत्र विषय बनाना चाहिए। क्या बनाना चाहिए, स्वतंत्र विषय। साथियों मैंने आपको इतना बताया, अब मैं आगे जो बताने जा रहा हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट है और वहां से क्वेश्चन भी ज्यादा आते हैं। आपको मार्गेंतु पूरा करना है तो आपका इतना संयम नहीं है, मैं पढ़ा रहा हूं, इतनी तेज बोल रहा हूं, आप तो सिर्फ सुन रहे हैं, उसके बावजूद भी आप पता नहीं कहां पर रहते हैं, क्या चाहते हैं, मुझे नहीं मतलब, जोश नहीं है आपके अंदर। मेरी उम्र तो 50 है, लेकिन आप में से अगर किसी की 50 है तो फिर तो कोई बात नहीं, या तो आप एक्सेप्ट करो, आप एक्सेप्ट नहीं करते हैं। आगे चलो, मार्गेंतु के यथार्थवाद का विश्लेषण। अब यहां से ही क्वेश्चन आते हैं, जो अब मैं बता रहा हूं अब यहां से आते हैं, ध्यान पूर्वक सुनना है मेरे दोस्तों। पहला, मार्गेंतु के यथार्थवाद का विश्लेषण। इसमें तीन बातें करता है, तीन तो मूल नियम बताता है, तीन प्रकार की विदेश नीतियां और तीन शांति के प्रयास। मार्गेंतु यथार्थवाद का विश्लेषण करते हुए क्या बताता है, तीन मूल नियम, तीन प्रकार की विदेश नीति और तीन शांति के प्रयास। विदेश नीति और तीन शांति के प्रयास, तीन शांति के प्रयास बताता है। क्या बताता है, शांति के प्रयास। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना, तीन शांति के प्रयास। तो ध्यान से सुनो, इसको एक बार शेयर कर दो, मैं जल ग्रहण करके फिर आपके पास आता हूं। चलिए मेरे दोस्तों, वेरी गुड, 300 प्लस हुए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा सा और शेयर कर देंगे तो और ज्यादा हो जाएगा। तीन मूल नियम कौन से, ध्यान पूर्वक सुनना। पहला मूल नियम है, किसी भी राष्ट्र का राष्ट्रीय हित उसके भौगोलिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक विस्तार में निहित है। भाई किसी प्रकार के हितों की विस्तार हो जाए तो राष्ट्रीय हित हो जाता है। पहला नियम क्या है, मेरे साथ साथ बोलना, किसी भी राष्ट्र का राष्ट्रीय हित उसके भौगोलिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक विस्तार में निहित है। जैसे मान लीजिए आप लोग देख रहे हैं तो मेरे हितों की प्राप्ति हो रही है ना, क्योंकि मेरा जो वास्तव में मीडिया तंत्र मजबूत हो रहा है, सब्सक्राइब बढ़ रहे हैं, सब चीजें बढ़ रही हैं, तो आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक चैनल को पहुंचा रहे हैं, तो मेरी पहुंच आप लोगों तक पहुंच रही है। तो किसी भी प्रकार के हितों की प्राप्ति में क्या हो जाता है, राष्ट्रीय हित। ऐसे भारत का भी नाम अगर दुनिया में हो जाता है तो राष्ट्रीय हित प्राप्त हो गए। दूसरा, सभी राष्ट्रों के नेता अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में राष्ट्रीय हितों की प्राप्ति के लिए भाग लेते हैं। दूसरा मूल नियम क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में राष्ट्र के नेता क्यों भाग लेते हैं, राष्ट्रीय हितों की प्राप्ति के लिए। तीसरा मूल नियम बड़ा अच्छा है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में राष्ट्र के नेता शक्ति संबंधों को ध्यान में रखकर भाग लेते हैं। किसको ध्यान में रखकर, शक्ति संबंधों को। अब इस बात को ध्यान से सुनना, तीसरे वाले को, शक्ति संबंधों को ध्यान में रखकर भाग लेते हैं। इसका मतलब है जब भारत के प्रधानमंत्री नेपाल या भूटान जाते हैं तो ऐसे हाथ करके जाते हैं,
क्योंकि उनको पता है छोटा राष्ट्र है। लेकिन अमेरिका जाते हाथ यूं हो जाते हैं। ये शक्ति संबंध है कि उनको पता है अमेरिका हमसे शक्तिशाली है, इसलिए हमें विनम्र रहना है, और भूटान नेपाल कुछ नहीं बिगाड़ सकते, यहाँ आप सीना तान के रहना है। तो शक्ति संबंधों को ध्यान में रखकर ही भाग लेते हैं। यहां तक कि देखो आपके संबंध भी, आप छोटे भाई से बात करते हैं तो कभी उसके सर पे हाथ रखेंगे, कभी कान पे हाथ रखेंगे, लेकिन पापा जी से बात करते हैं तो क्या ऐसे करते हैं क्या? आप ही बताओ। वहां शक्ति संबंधों को ध्यान में रखकर ही भाग लिया जाता है। पापा के सामने ऐसे जी जी जी। तो ऐसे ही कोई भी राष्ट्र है तो शक्ति संबंधों को ध्यान में रखकर भाग लेता है। छोटा राष्ट्र होता है, कम शक्तिशाली होता है तो अपनी पावर में दिखाता है, और जब उससे ज्यादा शक्तिशाली होता है तो वहां विनम्रता दिखाता है। तो ये तीन मूल नियम है, तीनों मूल नियम आपको ध्यान में रखना है। पहला क्या है? किसी भी राष्ट्र का राष्ट्रीय हित उसके भौगोलिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक विस्तार में निहित है। दूसरा नियम क्या है मूल नियम में? सभी राष्ट्र के नेता अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में राष्ट्र हितों की पूर्ति के लिए भाग लेते हैं। तीसरा क्या है? अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में राष्ट्र के नेता शक्ति संबंधों को ध्यान में रखकर भाग लेते हैं। यानी कि जब कम शक्तिशाली राष्ट्र है तो वहां तो सीना चौड़ाकर बात करते हैं, और अधिक शक्तिशाली है तो विनम्रता पूर्वक बात करते हैं। अब वो तीन प्रकार की विदेश नीतियां भी बताता है। अब ध्यान से सुनना, तीन प्रकार की विदेश नीतियां, ठीक है ना? अब तीन प्रकार की विदेश नीतियां ध्यान से सुनना। पहला है यथास्थितिवादी, दूसरा है साम्राज्यवादी, तीसरा है प्रदर्शनवादी। यथास्थितिवादी होता है अपने वर्तमान प्रभुत्व को बनाए रखना, जैसे वर्तमान में अमेरिका कर रहा है। अमेरिका एक ध्रुवीय विश्व को बनाए रखने का प्रयास कर रहा है, ठीक है? तो यथास्थितिवादी स्टेटस को विदेश नीति क्या है? अपने वर्तमान प्रभुत्व को बनाए रखना। जैसे सिंपल है कि मैं पॉलिटिकल साइंस में, भाई ठीक है, भारत में मेरा नाम है तो मैं इसको बनाए रखने का प्रयास कर रहा हूं, तो मैं यथास्थितिवादी नीति अपना रहा हूं। आ गया समझ? कि मैं भाई कहीं जाता भी नहीं, मैंने देखा कि जिला लेवल पर जो टीचर पढ़ा रहा है मैं उनको छेड़ता भी नहीं, मैं सबको खुश रखने की कोशिश करता हूं। भाई वो पॉलिटिकल साइंस पढ़ाता है, कहता हूं बेटा वहीं पढ़ लो। भाई मैं विशेष बच्चों को ही अपने पास रखता हूं, जो कम को, कि भाई उन लोगों को हानि नहीं होनी चाहिए, मेरा प्रभुत्व भी बना रहना चाहिए। तो ये यथास्थितिवादी नीति है। और घर में उदाहरण दूं कि बेसिकली मम्मी अपने प्रभाव को बनाए रखने का प्रयास कर रही है, शादी के बच्चे की, लड़के की शादी के बाद भी वास्तव में अपने प्रभाव को बनाए रखने का प्रयास करती है। तो कैसी नीति है? यथास्थितिवादी। दूसरा है साम्राज्यवादी। साम्राज्यवादी विदेश नीति क्या होता है? दूसरे के घर में आके हस्तक्षेप करना, अब बिना मतलब वहां जाके युद्ध करना, ये साम्राज्यवादी विदेश नीति है। तो चीन ऐसी नीति अपनाता है। चीन की नीति, चीन बिना मतलब आक्रमण की नीति अपनाता है, ये साम्राज्यवादी है। भाई अपने घर में नहीं बैठना, दूसरे के जाके सामान पे ध्यान रखना, तो ये बेसिकली साम्राज्यवादी है। तो ये नीति क्या है? चीन की नीति है। तीसरा है प्रदर्शनवादी। प्रदर्शन में क्या करते हैं? हथियारों का प्रदर्शन। तो इस प्रकार की नीति उत्तरी कोरिया अपनाता है। उत्तरी कोरिया क्या करेगा? हथियारों का प्रदर्शन करेगा तो जापान के ऊपर से, जैसे मिसाइल भी छोड़नी है तो जापान के ऊपर से छोड़ेगा। और आप भी घर में प्रदर्शनवादी नीति अपनाते हो, जब क्या कहते हो कि मैं खाना नहीं खाता, अपने बर्तन तोड़ देते हो, वो कौन सी नीति है आपकी? प्रदर्शनवादी। तो तीन प्रकार की विदेश नीतियां होगी। पहली कौन सी है? यथास्थितिवादी, इसमें अपने वर्तमान प्रभुत्व को बनाए रखने का प्रयास किया जाता है। दूसरी कौन सी है? साम्राज्यवादी, इसमें बेसिकली युद्ध का सहारा लिया जाता है। किसका लिया जाता है? युद्ध का, जैसे चीन अपनाता है। तीसरा प्रदर्शन वादी, ये हथियारों का प्रदर्शन, ये कौन सी नीति अपनाता है? उत्तरी कोरिया। तो ये एग्जाम्पल आपको ध्यान रखना है और ये समझ भी आना चाहिए, ठीक है? अब आगे ध्यान रखो, नालायक पाकिस्तान की कोई भी नीति नहीं है, नापाक पाक है, ठीक है ना? अब मार्गेंतु तीन शांति के प्रयास भी बताता है। मैंने बताया मार्गेंतु यथार्थवाद का विश्लेषण करते हुए तीन मूल नियम, तीन प्रकार की विदेश नीति और तीन शांति के प्रयास बताता है। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्तों, इनको क्या है? ध्यान से सुनना है, करना है। मैं बहुत लंबी क्लास लेने में विश्वास नहीं करता, मैं आपके एक एक मिनट के महत्व को समझता हूं, लेकिन साथियों ये समझ नहीं आया तो आपके सारे क्वेश्चन गलत हो जाएंगे। और इसी थ्योरी से ये तीन टॉपिक है मात्र, इनसे आधी IR इन पर निर्भर है। मान लीजिए IR से 30 क्वेश्चन आते हैं तो ये समझ लेना 18 से 20 क्वेश्चन इधर से ही आएंगे, और ये आपने हल कर लिए तो मैं दावे के साथ कहता हूं आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। तीन शांति के प्रयास, मार्गेंतु तीन शांति के प्रयास में पहला बताता है नियंत्रण द्वारा शांति। तो नियंत्रण द्वारा शांति में क्या लेता है? वो निशस्त्रीकरण, हथियारों की कटौती करना, ठीक है ना? इसी प्रकार से वो लेता है क्या है? सामूहिक सुरक्षा। सामूहिक सुरक्षा का मतलब यूएनओ का गठन करना। शक्ति संतुलन का मतलब क्या है? गुटबाजी करना, गुटों का गठन करना बराबर वाले, ठीक है ना? ये
शक्ति संतुलन तो मैंने बताया था, इसमें विभिन्न राष्ट्रों की शक्ति विभिन्न पक्षों में इस प्रकार से बटी होती है, कोई भी एक पक्ष दूसरे पक्ष को हराने डराने धमकाने में सक्षम नहीं होता, भय का संतुलन बना रहता है। कैसा बना रहता है? भय का। तो निशस्त्रीकरण ये वाला। लेकिन मार्गेंतु के अनुसार ये उपाय कारगर नहीं है, तो इसको कारगर नहीं मानता। दूसरा, रूपांतरण द्वारा शांति। मार्गेंतु शांति का दूसरा प्रयास क्या बताता है? रूपांतरण। रूपांतरण में लेता है विश्व सरकार, और इसे भी कारगर नहीं मानता, ये भी अव्यवहारिक कहता है। तीसरा, वो जो साधन बताता है शांति का, वो सबसे महत्वपूर्ण है, वो है राजनीय, कूटनीति। और आप कहेंगे कूटनीति क्या होती है? कूटनीति होती है वार्ता की चालाकीपूर्ण चालें। तो कहता है आज जो युग है, आज के युग में कूटनीति के माध्यम से शांति बनी रह सकती है। तो मार्गेंतु इसे सबसे व्यवहारिक साधन मानता है अंतर्राष्ट्रीय शांति का। तो आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए, मार्गेंतु शांति का सबसे व्यवहारिक साधन क्या बताते हैं? कूटनीति। तो इसी को व्यवहारिक साधन बताते हैं। तो वार्ता की चालाकीपूर्ण चालों को क्या कहते हैं? कूटनीति। तो मार्गेंतु ने शांति के प्रयास कितने बताए? नियंत्रण द्वारा, रूपांतरण द्वारा और राजनय द्वारा। सबसे व्यवहारिक किसको माना? राजनय या कूटनीति या डिप्लोमेसी, अंग्रेजी में डिप्लोमेसी कहते हैं। ठीक है, अब हम आगे ध्यान रखते हैं, मार्गेंतु कूटनीति के 9 नियम भी बताता है। अब ये कूटनीति के 9 नियम भी आपके सामने आ सकते हैं, तो ये 9 नियम भी आपको पता रहने चाहिए। अब कूटनीति के 9 नियम कौन से हैं मार्गेंतु के, उस पर हम चर्चा करते हैं। आइए मेरे दोस्तों, पहला है राजनीति को, ये देखो साथियों बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ऐसे 4 डालेगा और आपसे कहेगा कौन सा नहीं है, 3 तो इसमें से एक अलग से, तो बहुत ध्यानपूर्वक सुनना है। राजनीति को धर्म से अलग रहना चाहिए। क्या पहला कूटनीति का नियम क्या है? राजनीति और धर्म का क्या होना चाहिए? अलग अलग। राष्ट्र की विदेश नीति राष्ट्रहित पर आधारित होनी चाहिए। किस पर आधारित होनी चाहिए? राष्ट्रहित पर। पहला धर्म से अलग, दूसरा राष्ट्रहित पर आधारित, तीसरा स्थिर हितों के लिए समझौता नहीं करना चाहिए, चौथा है अस्थिर हितों के लिए समझौता कर लेना चाहिए, पांचवा है किसी भी राष्ट्र को अपने राष्ट्र हितों के साथ दूसरे राष्ट्र के हितों को भी ध्यान में रखना चाहिए, छठा है कमजोर राष्ट्र को स्वतंत्र निर्णय नहीं लेने देना चाहिए, सातवां है किसी का भी अस्तित्व पूर्णतः नष्ट नहीं करना चाहिए, आठवां है सेना को राजनीतिक अधीन होना चाहिए, और नवा है नेतृत्व को सेवक की भांति नहीं नेता की भांति कार्य करना चाहिए। कैसे कार्य करना चाहिए? नेता की भांति। तो ये आपको ध्यान रखना है। विनोद कुमार जी को गुड मॉर्निंग, सबको गुड मॉर्निंग मेरे साथियों। टेक्निकल एक्सपर्ट कहते हैं कि मान गए सर तुम, आप तो बहुत बहुत आपका भी आभार, आप जुड़े हैं तो आपका ही आभार है ज्यादा, तो आप लोग जुड़ रहे हैं तो यही मेरे लिए काफी अच्छी बात है। मैं तो सोच रहा हूं ये ज्ञान आपको कैसे दूं, आप जितना चाहें उतना लें, लेकिन साथियों मैं हर वक्त आपके साथ हूं। तो अब एक बार 9 नियम पुनः देखें। राजनीति को धर्म से अलग होना चाहिए, विदेश नीति राष्ट्रहित पर आधारित होनी चाहिए, स्थिर हितों के लिए समझौता नहीं करना चाहिए, अस्थिर हितों के लिए समझौता कर लेना चाहिए, किसी राष्ट्र को अपने हितों के साथ दूसरे राष्ट्र के हितों को ध्यान में रखना चाहिए, कमजोर राष्ट्र को स्वतंत्र निर्णय नहीं लेना देना चाहिए, किसी भी राष्ट्र का अस्तित्व पूर्णतः नष्ट नहीं करना चाहिए, सेना को राजनीतिक अधीन होना चाहिए, और नेता को सेवक की भांति नहीं नेता की भांति कार्य करना चाहिए। भाई मोदी जी नेता की भांति कार्य करें, सेवक वेवक मत बताएं। ये उमेश सिंह जी गुड मॉर्निंग, सर जी गुड मॉर्निंग, मान सिंह जी को गुड मॉर्निंग, सभी को गुड मॉर्निंग। तो ये 9 जो कूटनीति के नियम है ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। तो अब आपको हम आगे बताते हैं इसका क्रिटिसाइज। अब क्वेश्चन पे क्वेश्चन आएगा, अगर आपने ये हल कर लिया, टिपिकल नहीं है, आपने कभी पढ़े नहीं इसलिए टिपिकल लग रहे हैं। मैं बार बार आपसे कहता हूं टिपिकल नहीं है, आपने पढ़े नहीं इसलिए टिपिकल। मार्गेंतु के यथार्थवाद की आलोचना, क्या क्या आलोचना है? पहला, ये मानव प्रकृति का एक पक्षीय चित्रण। क्या कहता है? मानव कैसा प्राणी? दुर्गुणी। मानव में तो सद्गुण भी पाए जाते हैं, आपके अंदर है कि नहीं? देखो जल्दी बताओ देख के। दिलीप सिंह जी राधे कृष्णा, ये बताओ सद्गुण है या नहीं है ना? तो ये ध्यान रखना। तो मार्गेंतु मानव प्रकृति का एक पक्षीय चित्रण, अंतरराष्ट्रीय राजनीति का एक पक्षीय चित्रण, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय राजनीति में सहयोग भी पाया जाता है। तीसरा, मार्गेंतु के विचारों में विरोधाभास देखने को मिलता है। एक तरफ तो कहता है अंतरराष्ट्रीय राजनीति शक्ति के लिए संघर्ष है, दूसरी ओर शांति के 3 प्रयास भी बता दिए, नियंत्रण, रूपांतरण और राजनय। जब शक्ति के लिए संघर्ष है तो शांति आएगी कहां से? तो दोहरे विचार है। तीसरा, चौथा सबसे इंपॉर्टेंट है स्टेनले होपमैन का, ये वीएमपी है, इसको आप ध्यान रखना। स्टेनले होपमैन कहता है मार्गेंतु का यथार्थवादी सिद्धांत शक्ति एकलवादी दृष्टिकोण है, यानी कि पावर मोनिज्म थ्योरी है। अंग्रेजी भी ध्यान रख लेना, क्या कहता है? पावर मोनिज्म थ्योरी। तो पूछेगा आपसे
कि मार्गेंतु के यथार्थवाद को पावर मोनिज्म थ्योरी किसने कहा? ये कहा स्टैनले होपमैन ने। स्टैनले होपमैन एक बात और करते हैं, वो भी मैं बता देता हूं। ये समन्वयवादी दृष्टिकोण देते हैं, आदर्शवाद और यथार्थवाद दोनों को मिलाकर। तो वास्तव में आपसे दो क्वेश्चन बनते हैं स्टैनले होपमैन के बारे में। एक तो ये मार्गेंतु के सिद्धांत को क्या कहते हैं? पावर मोनिज्म थ्योरी। दूसरा ये समन्वयवादी दृष्टिकोण देते हैं, जिसमें आदर्शवाद और यथार्थवाद दोनों के गुणों को मिला देते हैं और कहते हैं अंतरराष्ट्रीय राजनीति में सहयोग और संघर्ष दोनों पाए जाते हैं। अब ये क्वेश्चन करंट से संबंधित है, एल जम्बरनार्दी का। ध्यान से सुनना, फिर मैं आपसे कह रहा हूं साथियों, अब ये करंट वाले क्वेश्चन है, ये आज के जुड़े हुए हैं, अभी एप्सा की बैठकों में आए हैं, तो इनको छोड़ना मत। एल जम्बरनार्दी अपनी पुस्तक मार्गेंतु क्रिटिक ऑफ अमेरिकन इंटरवेंशन इन वियतनाम 2011 में किताब लिखी है। किसने लिखी है? एल जम्बरनार्दी ने। किसने लिखी है? एल जम्बरनार्दी ने किताब लिखी है। कौन सी लिखी है? मार्गेंतु क्रिटिक ऑफ अमेरिकन इंटरवेंशन इन वियतनाम 2011 में। और इसमें मार्गेंतु के यथार्थवाद की आलोचना करता है। कहता है मार्गेंतु ना, अमेरिका ने जो वियतनाम में हस्तक्षेप किया था 1960 के दशक में, वियतनाम संकट आपने सुना भी हो, उसकी भी आलोचना नहीं करता है, अमेरिका का ही पक्ष लेता है। मार्गेंतु इतना बेकार यथार्थवादी है, ऐसा एल जम्बरनार्दी कहता है। तो वास्तव में अमेरिका मार्गेंतु की आलोचना करता है। मार्गेंतु अमेरिका के वियतनाम हस्तक्षेप की आलोचना नहीं करता है, इसलिए मार्गेंतु की आलोचना करते हैं। तो आपसे पूछेगा, एल जम्बरनार्दी की पुस्तक भी पूछ सकता है। और किसने कहा कि वास्तव में कि अमेरिका ने जो वियतनाम में हस्तक्षेप किया था, डोमिनो सिद्धांत के तहत वहां सेना पहुंचाई थी। वियतनाम संकट के बारे में ध्यान रखना, वियतनाम के बारे में अगस्त क्रांति भी कहां हुई थी? वियतनाम में हुई थी। मैं सब बहुत सारे क्वेश्चन आपको बता रहा हूं, ठीक है ना। तो वो आपको, रुद्रा प्रताप जी स्वागत आपका, अंजना मीना जी का भी स्वागत, ठीक है ना। बेटा क्लास तो रेगुलर होगी, अब इसमें दोनों टाइम होती है, सुबह 8 बजे और शाम को 7:45 बजे। लेकिन संडे अभी ऑफ रहेगा क्योंकि नवरात्रि एक की जो है, क्योंकि हम पूजा करते हैं, मेरे साथी गण भी और मैं भी, तो बस संडे को आपका ऑफ रहेगा, बाकी कंटिन्यूटी सारी बनी रहेगी। आगे चलें। महत्व, मार्गेंतु के यथार्थवादी सिद्धांत ने को सैद्धांतिक रूप दिया, इसलिए बाद में अनेक धाराएं आई। तो वास्तव में मार्गेंतु अगर यथार्थवाद को सैद्धांतिक रूप नहीं देता तो हमारे सामने नव यथार्थ भी नहीं आता, द्विधारी यथार्थवाद और कोई अन्य यथार्थवाद आता ही नहीं। दूसरा, मार्गेंतु के यथार्थवाद से हमें अंतरराष्ट्रीय राजनीति के संघर्ष पक्ष की जानकारी मिलती है, जैसे शीत युद्ध, नव शीत युद्ध, इन सब की। अब ये नोट को आपको ध्यान रखना है, ये भी करंट का क्वेश्चन है मेरे दोस्तों, ठीक है ना। कल संडे है बेटा, कल नहीं होगी, परसों होगी, अभी मैं लास्ट में बता दूंगा, आप टेंशन मत लो, आप जुड़े रहो, ठीक है ना। अब इसमें नोट देखो, मैथ्यू स्पेक्टर अपनी पुस्तक एटलांटिक रियलिस्टिक एम्पायर एंड इंटरनेशनल पॉलिटिक्स कब की है? 2022 की, इसी साल किताब लिखी है मैथ्यू स्पेक्टर ने, बहुत बार पेपर में आया। ये करंट का क्वेश्चन है, ये मार्गेंतु का क्वेश्चन तो है, लेकिन साथ में जीएस फर्स्ट पेपर में भी पूछा जा सकता है। राजस्थान पत्रिका, हिंदू में ये किताब बहुत ज्यादा आई है। तो इसमें क्या कहता है मैथ्यू स्पेक्टर अपनी पुस्तक में, एटलांटिक रियलिस्टिक एम्पायर एंड इंटरनेशनल पॉलिटिक्स 2020 में लिखते हैं, मार्गेंतु का यथार्थवाद आज भी प्रासंगिक है। ये किसने कहा? ये कहा मैथ्यू स्पेक्टर ने। कब कहा? 2022 में कहा, जनवरी में किताब लिखी है, ठीक है ना। तो नमस्कार, आपको भी नमस्कार, ये आपको ध्यान में रखना है, मैथ्यू स्पेक्टर की किताब वीवीएमपी है। दूसरा, अर्बर्ट बेहर एंड फेलिक्स की पुस्तक है हंस मार्गेंथौ 2013 की, अब ये भी आपसे पूछे तो आप ध्यान रखना। तीसरा, विलियम ई सेउरमैन लिखते हैं कि मार्गेंथु के यथार्थवाद की कुछ सीमा है, क्योंकि ये सहयोग की उपेक्षा करता है। इनकी किताब कौन सी है? कार्ल श्यूमिट एंड मार्गेंथु रिलिजन एंड बियॉन्ड, ये 2006 की है। तो ये तीन किताबें भी ध्यान रखना, अगर पहली वाली पक्का कर लेना, अगर पहली याद नहीं रहती है तो दूसरी तीसरी आप भूल भी सकते हैं, लेकिन तीनों ध्यान रख लें तो फिर आपका क्वेश्चन कहीं भी गलत नहीं होगा, चाहे आप नेट दें चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर दें। तो साथियों, पूरी किताबें महत्व वाली समझ आ गई। अब हम आगे ध्यान रखते हैं, आज मैं आपको नव यथार्थवाद भी बताऊंगा, तो बस 10-15 मिनट आप और बने रहें मेरे साथ, आपको मैं नव यथार्थवाद भी समझा देता हूं मेरे दोस्तों कि क्या है। तनाव ना लें, एक बार शेयर कर दें। इसमें क्वेश्चन कैसे आएंगे, क्वेश्चन ही तो बताया आपको, यही तो पूछेगा कि मैथ्यू स्पेक्टर की किताब कौन सी है, किसने कहा प्रासंगिक है, यही तो बता रहा हूं आपको बेटा, तो आप कैसे कंफ्यूज हो रहे हैं। आगे देखो, नव यथार्थवाद। अब नव यथार्थवाद क्या है वो भी, क्योंकि शाम को टेस्ट भी देखना, अब आईआर के टेस्ट होंगे तो इसमें से क्वेश्चन भी बनेंगे, तो वहां भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। शाम को टेस्ट हो रहे ना, तो आईआर के भी आएंगे,
अब देखो बेटा साथियों, नव यथार्थवाद। नव यथार्थवाद अंतरराष्ट्रीय राजनीति में संघर्ष के साथ साथ सहयोग पर बल देता है। यानी कि नव यथार्थवाद के अनुसार अंतरराष्ट्रीय राजनीति में संघर्ष और सहयोग दोनों पाए जाते हैं। इस नव यथार्थवाद का उद्भव कब हुआ था? 1980 के दशक में माना जाता है। इसकी कितनी शाखाएं? 3 शाखाएं हैं, लेकिन सबसे प्रमुख शाखा कौन सी है? संरचनात्मक यथार्थवाद है। कौन सी है? संरचनात्मक यथार्थवाद। तो संरचनात्मक यथार्थवाद को कई बार नव यथार्थवाद के नाम से भी जाना जाता है। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कह देते हैं, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता में पहली बार अवशेष कहां मिले थे? हड़प्पा में। ऐसे इसकी पहली शाखा कौन सी है? संरचनात्मक यथार्थवाद है। इसलिए नव यथार्थवाद को कई बार संरचनात्मक यथार्थवाद कह दिया जाता है। डरने की जरूरत नहीं है। अब आगे ध्यान रखना है कि संरचनात्मक यथार्थवाद क्या है, किसने दी है। ध्यान से सुनना है मेरे दोस्तों। यह नव यथार्थवाद की मौलिक शाखा है, सबसे महत्वपूर्ण शाखा है, जिसे केनेथ वाल्टज, कौन देते हैं? केनेथ वाल्टज, अपनी पुस्तक थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स 21/कम/2000। कितने कम? 2000। 21/कम/2000। सीमा कुलदीप जी नमस्ते, मायराम मीना जी नमस्ते। सबको ध्यान रखना है। तो आप साथियों ये ध्यान रखना है, कौन सी किताब में दिया था केनेथ वाल्टज ने? थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में। अब क्या क्या बातें करते हैं केनेथ वाल्टज, तो आपको ये बात समझ आ गई। नव यथार्थवाद क्या कहते हैं? अंतरराष्ट्रीय राजनीति में सहयोग और संघर्ष दोनों पाए जाते हैं। अंतरराष्ट्रीय राजनीति में सहयोग और संघर्ष दोनों पाए जाते हैं। यथार्थवादी सिद्धांत मार्गेंतु को तो संघर्ष की बात करता है दोनों की। कब उद्भव हुआ? 1980 के दशक में। इसकी सबसे 3 शाखाएं, लेकिन सबसे मेन शाखा कौन सी है? संरचनात्मक यथार्थवाद है, जिसे कौन प्रस्तुत करते हैं? केनेथ वाल्टज करते हैं। केनेथ वाल्टज की किताब कौन सी है? थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है। कब की है? 21/कम/2000 की है। 2000 में से 21 कम कर लो, अपने आप आ जाएगा 1979। आगे देखते हैं मूल मान्यता क्या बताते हैं। अंतरराष्ट्रीय राजनीति में संघर्ष के साथ सहयोग पाया जाता है, बिल्कुल सही है। दूसरा ये कहते हैं केनेथ वाल्टज कि हमें स्थिर हितों के स्थान पर अस्थिर हितों पर बल देना चाहिए, कि ज्यादा ध्यान राष्ट्रों को सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक हितों पर देना चाहिए। और अंतरराष्ट्रीय राजनीति में राज्य के स्थान पर व्यक्ति के हितों की बात करनी चाहिए। कि आज बात करते हैं राष्ट्रों के हितों की, तो हमें मानव जाति के हितों पर ध्यान देना चाहिए, व्यक्ति के हितों पर ध्यान देना चाहिए। फिर कहते हैं अंतरराष्ट्रीय राजनीति अराजकता वाली है, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कोई सत्ता का केंद्र नहीं है, विश्व सरकार तो है नहीं। सही कहते हैं। फिर सबसे मेन जो क्वेश्चन इनका आता है, ये आ भी चुका है, आईएएस में भी आ चुका है प्री के समय, और नेट में भी आ चुका है, बाकी एग्जामों में भी आ सकता है, आईएएस नेट में आ चुका है, कि जो वास्तव में केनेथ वाल्टज हैं वो बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ इंटरनेशनल सिस्टम की। ये अंग्रेजी में ही ध्यान रखना है, इसकी कभी हिंदी मत देखना, ये मेरा निवेदन है, क्योंकि हिंदी में इसका हिंदी अनुवाद हमेशा गलत हुआ है। जब जब हिंदी में आया ये गलत हुआ है। स्ट्रक्चर ऑफ इंटरनेशनल सिस्टम की बात करते हैं। क्या होता है स्ट्रक्चर ऑफ इंटरनेशनल सिस्टम? ये होता है कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति में एक महाशक्ति है, 2 महाशक्तियां, अनेक हैं। यानी कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति एक ध्रुवीय है, द्विध्रुवीय है या बहुध्रुवीय है। क्या बात करता है स्ट्रक्चर ऑफ इंटरनेशनल सिस्टम? कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति एक ध्रुवीय है, द्विध्रुवीय है या बहुध्रुवीय है, ये बात करता है। आगे देखो, राष्ट्रों को संभावित क्षमता के स्थान पर वर्तमान क्षमता के आधार पर निर्णय लेना चाहिए। तो भाई कोई भी राष्ट्र है कि जैसे कहते हैं भारत में पोटेंशियल पावर कहते हैं संभावित क्षमता को, और प्रेजेंट पावर कहते हैं वर्तमान क्षमता को। हमेशा हमें वर्तमान क्षमता के आधार पर निर्णय लेना चाहिए, संभावित क्षमता के स्थान पर नहीं। यदि संभावित क्षमता के स्थान पर लेंगे तो सबसे बदतर स्थिति में पहुंच जाएंगे। जैसे आपके बारे में समझा देता हूं, राष्ट्र के बारे में बाद में समझाऊंगा। जैसे सिंपल आप हैं, आप अभी मान लें कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर या स्कूल लेक्चरर बन गए, और पापा से कहते हैं अब तुम्हारी जरूरत नहीं है, हमें पैसे वैसे नहीं चाहिए, हम तुम्हें दे देंगे। पापा जी निकाल देंगे, 1 रुपया भी मिलेगा नहीं। क्या भीख लेकर कटोरा मांगेंगे? आपकी स्थिति कैसी हो जाएगी? भिखारी जैसी हो जाएगी। इसलिए आप वर्तमान क्षमता के आधार पर निर्णय लें, पापा जी से माने, बाकी लोगों से कहें अभी हम बेरोजगार हैं, अभी हमारे सामने समस्याएं हैं। इसलिए वर्तमान क्षमता के आधार पर निर्णय लेना चाहिए, संभावित क्षमता के आधार पर नहीं। अगर संभावित क्षमता के आधार पर निर्णय लेंगे तो सबसे बदतर स्थिति में पहुंच जाएंगे। ये बेसिकली कहते हैं। अगला, केनेथ वाल्टज क्या कहते हैं? केनेथ वाल्टज अपनी पुस्तक, एक पुस्तक केनेथ वाल्टज की भी है, 3 इमेजेस ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, मैन, स्टेट एंड वार, में लिखते हैं अंतरराष्ट्रीय राजनीति के 3 प्रमुख चरित्र हैं, मैन, स्टेट एंड वार, व्यक्ति, राज्य और युद्ध। ये भी क्वेश्चन नेट में भी आया है, और असिस्टेंट प्रोफेसर में कई स्टेटों में आ चुका है, और पीजीटी में भी आ चुका है। तो भाई केनेथ वाल्टज ने कौन सी किताब लिखी है? एक और, 3 इमेजेस ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। इसमें अंतरराष्ट्रीय राजनीति के कितने तत्व बताए? 3। एक तो व्यक्ति, एक राज्य, एक युद्ध।
ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, मनीषा मीना जी नमस्ते, नमस्ते सरोज जी नमस्ते। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन भी आ चुका है। अब हम दूसरी शाखा पर आते हैं, नव यथार्थवाद की। नव यथार्थवाद की दूसरी शाखा है सुरक्षावादी यथार्थवाद। इस शाखा से जुड़े हुए विद्वान हैं जोजेफ ग्रीचो, और ये मार्गेंथो से प्रभावित हैं और कहते हैं अंतरराष्ट्रीय राजनीति में संघर्ष ज्यादा पाया जाता है। क्या कहते हैं, क्या पाया जाता है, संघर्ष। तो ये संघर्ष को ज्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं। अब तीसरी शाखा देखते हैं। तीसरी शाखा है उदारवादी यथार्थवादी। उदारवादी यथार्थवादी कहते हैं कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति में सहयोग अधिक पाया जाता है। क्या पाया जाता है, सहयोग। लेकिन आज इसका विभाजन हो चुका है। पहले तो ये बहुत बड़ा एक समुदाय था, स्कूल था, इसमें बहुत सारे थिंकर थे, लेकिन ये आज दो भागों में बट गए। एक तो यही मानते हैं कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति में सहयोग ज्यादा है, लेकिन कुछ विद्वान है जॉन मेरेसेरे, वो इससे अलग होकर कहते हैं नहीं, संघर्ष ज्यादा है। तो पहली शाखा इसकी देखते हैं उदारवादी यथार्थवाद की, रक्षावादी शाखा। ये अंतरराष्ट्रीय राजनीति में कहते हैं सहयोग पर बल देती है। इस शाखा के अनुसार अंतरराष्ट्रीय राजनीति में सहयोग अधिक पाया जाता है। इस शाखा से जुड़े विद्वान है चार्ल्स ग्रेसर। अब ये आपको ध्यान है, जो ग्रीस लगाएगा तो वैसे ही सहयोग की बात करेगा। जॉन हर्ज, जिसको कोई हर्ज नहीं होता, वो भी उदारवादी सहयोग की बात करेगा। हेडली बुल, जो बुल होगा वो भी आराम से शांत रहेगा। मार्टिन वाइट और मेरी बुजान, ये बेसिकली क्या है, सब रक्षावादी शाखा से जुड़े हुए हैं। आगे ध्यान रखते हैं, दूसरी शाखा है ऑफेंसिव शाखा। इस शाखा के समर्थक जॉन जोसेफ मियर साइमर हैं। कौन है, जॉन जोसेफ मियर साइमर हैं। तो मेरेसेरे भी कहते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं, मेरेसेरे। तो ये क्या क्या विचार व्यक्त करते हैं, ये कहते हैं अंतरराष्ट्रीय राजनीति में सहयोग की तुलना में संघर्ष अधिक। अब मेरेसेरे जो मरने मिटने की बात करेगा, वैसे ही संघर्ष की बात करेगा, ये ध्यान रखना। तो ये कहते क्या है, जब कोई राष्ट्र एक बार महाशक्ति बन जाता है तो अपने प्रभुत्व को बनाए रखने का प्रयास करता है। भाई कोई भी राष्ट्र अपनी महाशक्ति बनेगा तो अपने प्रभुत्व को बनाए रखेगा। फिर ये कहते हैं अमेरिका को भी शक्ति पर आधारित विदेश नीति अपनानी चाहिए। इन्होंने भारत के परमाणु परीक्षण का भी समर्थन किया था। लेकिन एक बात जो सबसे इंपॉर्टेंट, अभी यूक्रेन संकट के समय मेरेसेरे की जो छाई रही, जॉन जोसेफ मियर साइमर की या मेरेसेरे की, कौन सी बात थी, तो बेसिकली इस समय जब रूस ने यूक्रेन पर हमला किया तो मेरेसेरे का एक कथन याद आ गया कि 1994 में उन्होंने यूक्रेन से कहा था कि परमाणु बटन सारे रूस को मत सौंपो, इससे तुम्हारा अस्तित्व संकट में आ सकता है। तो देखो सही हो गया, इसने पहले ही आगाह कर दिया था 94 में, किसको, यूक्रेन को, कि परमाणु बटन सारे परमाणु हथियार रूस को मत सौंप दो, अपने पास भी कुछ रखो, नहीं तो कभी तुम्हारे सामने बड़ी समस्या आ जाती है। तो देखो आ गई, उसने किसकी बात नहीं मानी, यूक्रेन ने, मेरेसेरे की। अगर तब बात मान लेता तो आज यूक्रेन की हालत नहीं होती। तो वास्तव में यूक्रेन संकट में साइमर का ये विचार क्या हो गया, प्रासंगिक हो गया। तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखते हैं साथियों, अब नोट करके थोड़ा सा बचा है, ये भी ध्यान रख लो। उदारवादी यथार्थवादी हेडली बुल अपनी पुस्तक द एनार्चियल सोसाइटी में लिखते हैं कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति अराजकतावादी है। मैट स्केट उदारवादी यथार्थवाद का गहन अध्ययन करते हैं और निम्न पुस्तक लिखते हैं। तो ये भी ध्यान रखना, लिबरल रियलिज्म, ए रियलिस्टिक थ्योरी ऑफ लिबरल पॉलिटिक्स। अब पूछेगा ये किताब किसकी है, ये भी ध्यान रखना। अब एक क्वेश्चन और, भाई जितना ज्यादा पढ़े उतना कम है, लेकिन ये भी ध्यान रखना, और कम से कम आपको ये तब तो ध्यान रखना है जब नेट की परीक्षा देने जाएं, और फर्स्ट ग्रेड की में भी ध्यान रख लेना, क्योंकि आरपीएससी का भरोसा नहीं है। तो कौन कौन से नव यथार्थवादी हैं, रॉबर्ट जे आर्ट भी, रॉबर्ट गिल्पिन भी, क्रिस्टोफर लेन भी, रिचर्ड के बेट्स भी, स्टीफन बोल्ट भी, पेरी पासन भी और मार्क इचनबर्ग भी। कौन कौन से, रॉबर्ट जे आर्ट, रॉबर्ट गिल्पिन, क्रिस्टोफर लेन, रिचर्ड के बेट्स, स्टीफन बोल्ट, बेरी पासन, मार्क इचनबर्ग, ये भी नव यथार्थवादी हैं, ये भी ध्यान रखना। अब हम अगली शाखा देखेंगे। पहले हमने क्या पढ़ा, प्रारंभिक यथार्थवाद, फिर हमने पढ़ा मार्गेंथो का यथार्थवाद, फिर हमने पढ़ा नव यथार्थवाद। अब हम चौथा पढ़ेंगे द्विधारी यथार्थवाद, लेकिन इसको हम कल देखेंगे साथियों, क्योंकि आप जब तक ये पुराना याद करेंगे ना तो आपको अच्छे से समझ आएगा। कल का मतलब मंडे को है, तो मंडे को जो क्लास होगी वो मैं आपको बता देता हूं, ठीक है ना। अब मंडे को टाइम से क्लास होगी, सबसे कहना जुड़ने के लिए, मंडे को मॉर्निंग में 8 बजे क्लास होगी, शाम को टेस्ट सीरीज में आप जुड़े, इवनिंग में टेस्ट आज भी होंगे, इवनिंग में टेस्ट होना ही है, तो वो आपको टेंशन नहीं लेना है। इवनिंग में टेस्ट तो चलेंगी, तो ये आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। इसी के साथ इस क्लास से मैं विदाई चाहूंगा मेरे दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।